Okay, I'm live. Hi, everyone. This is Guinea Neja. I'm a numerologist and tarot card reader. And today I'm here, like the last few days that I've been doing interviews with Dr. Prakash Kothari and Kamal Preet and Dr. Jagdale. So today I'm here with a new personality, which is new for us. But he is Mr. Prakash Pahore, who is from Akola, and he is the editor of the newspaper called Dainik Deshunnati. And it's a very popular newspaper in Maharashtra. And he is going to not only tell us, being an editor, obviously he's found out about a lot of things, and things he's been trying to tackle at his level about everything. Let's hear it from his mouth directly. I think that would be a better idea. Namaskar, Prakash ji. नमस्कार. तो आपके ये इतने सारे राष्ट्र प्रकाश, देशोन्नति, ये सारे न्यूज़पेपर चलाते हो आप, पीछे आपके नाम लिखे हुए हैं जी. अच्छा, ओके. अकोला में रहते हो? हाँ, अकोला नागपुर दो जगह, क्योंकि हमारा अच्छा. पब्लिकेशन के दो ठिकान है. अच्छा, ओके. जरा अखबार जो है टोटल 4 जगह से पब्लिश होता है, अकोला, नागपुर, उसके बाद में नांदेड़ और इधर जलगांव. अच्छा, मराठी में सब? हाँ, ये मराठी, देशोन्नति इन मराठी और राष्ट्र प्रकाश दैट इज इन हिंदी. अच्छा. बट दैट कवर्स मोस्ट ऑफ द हिंदी बेल्ट फ्रॉम नागपुर. That doesn't come to Akola because Akola doesn't have a Hindi belt. Okay. So आप तो इस बिजनेस में या इस काम में बहुत सालों से रहे होंगे. तो being an editor, being with a newspaper, a lot of things, आप बहुत कुछ हकीकत आपको पता चलती होगी चीजों के बारे में. तो ये जिस चीज के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उस बारे में लफ्ज ना बोलूं, क्योंकि फिर वो वीडियो डिलीट हो जाता है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है. तो खैर इवेंचुअली तो बात करनी पड़ेगी, लेकिन बीमारी सिर्फ कह देंगे या कीड़ा कह देंगे या टीका कह देंगे. तो इस बारे में आपने रिसर्च करना या आपको हकीकत पता चलना, ये कब से शुरू हुआ, या कितने साल हो गए, या कितना वक्त हो गया कि ये एक्चुअली पैंडेमिक नहीं होके प्लैंडेमिक है, ये प्लान किया हुआ है पूरा? इस बारे में आपको कब अंदाजा हुआ? देखिए, महाराष्ट्र के अंदर या सॉरी हमारे देश के अंदर ये जो अपना लॉकडाउन जो किया हमारे पंतप्रधान जी ने, तो वो किया था 24 मार्च को और करने वाले थे वो. आप बिलीव नहीं करेंगी, मैंने मेरा फर्स्ट आर्टिकल लिखा था 15 मार्च 2020 को, यानी उन्होंने लॉकडाउन करने के एक हफ्ता पहले की. और उसका जो नाम मैंने दिया था मेरे आर्टिकल का, मैं हर संडे में मेरा एक आर्टिकल पढ़ता है, ये होता है, पब्लिश होता है. मेरे जो कॉलम है वो कॉलम का नाम है प्रहार. आपको याद होगा, नाना पाटेकर की एक मूवी आई थी प्रहार नाम की, और बहुत फेमस मूवी. और मैं बड़ा फेमस उस समय पे उनका बहुत फैन था. तो इसलिए मैंने सोचा कि मेरे आर्टिकल का जो टाइटल रहेगा हमेशा, यानी जो क्या बोलते उसको, ये अपना, तो वो हिसाब से मैंने प्रहार कॉलम रख दिया उसका, मेरे कॉलम का नाम. और उसके अंदर हमेशा हर हफ्ते में मेरा एक आर्टिकल पब्लिश होता है, राइट फ्रॉम 1996 टिल डेट, विदाउट इंटरप्शन. तो वो पहला आर्टिकल मैंने उसके बारे में लिखा था 15 मार्च 2020 में, और उसका आर्टिकल का नाम था, हेडिंग था, केमिकल कंपनियों का माया जाल. कोरोना वायरस केमिकल कंपनियों का माया जाल, उसी समय पे. और तब से मैं कॉन्स्टेंटली लिखते जा रहा हूँ इसके ऊपर. यू कैन सी दिस इज माय बुक, जिसके अंदर सारा क्लियरली विजिबल है. और सारे आर्टिकल्स है मेरे. और ये बुक जो है, ये अभी विश्व स्वरूप राय चौधरी के हाथ से मैंने पब्लिश करवाई थी, अभी जो अकोला में आई थी उस समय पे. अच्छा, ओके. तो ये इसके अंदर सिर्फ कोविड की जो दवाइयां हैं उसके बारे में है, या जनरली जो मेडिकल स्कैम्स ये लोग करते हैं, या मेडिकल कंपनीज, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो ऑल्टरनेट मेडिसिन को आगे आने नहीं देती, ये उन सब चीजों के बारे में भी है? अच्छा, this is the main page of the main cover page of the book.
तो इसके अंदर जो मेरे आर्टिकल्स है वो आर्टिकल्स के कुछ टाइटल्स मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि हेलो, आई एम बिजी राइट नाउ, आई विल कॉल यू लेटर प्लीज। हाँ, सॉरी। ये इसके अंदर मैंने लिखा था कि कोरोना का जो इलाज हो रहा है ये किस तरीके से गलत हो रहा है, यानी कोरोना उपचाराचा उपद्व्याप मराठी में है। और कोरोना के पीरियड के अंदर जो गवर्नमेंट की जो यानी क्या बोलते हैं शासन व्यवस्था जो है वो शून्य हो गई है। उसके बाद में मैंने लिखा था कि विनाश से विनाश की तरफ या आयुष की तरफ, क्योंकि मैंने ये बोला था कि भाई ये इसके अंदर आयुष के अंदर इसके काफी सारे जब सॉल्यूशंस है आयुष में, यानी आयुष का मतलब आयुर्वेद है, यूनानी है, उसके बाद में होम्योपैथी है, सिद्ध है, इसके अंदर सारे सॉल्यूशन होने के बाद में भी गवर्नमेंट उसको क्यों नहीं अपना रही है, मैं तब से बोल रहा था और पॉइंट आउट करवा रहा था। तो गवर्नमेंट ने तो अभी वो उसके बारे में निकाला है, पूरा साल 1.5 साल होने के बाद में काफी हो के बाद में, और वो भी इनकी गाइडलाइन पूरी क्लियर नहीं है ये तरीके से। हालांकि ये बोलते हैं, मैंने पिछले बार हमारे महाराष्ट्र के जो मेडिकल डायरेक्टर है डॉक्टर लाहाने, मैंने उनको पूछा था इसके बारे में, तो वो बोले नहीं गवर्नमेंट ने तो ऐसे आदेश भेजे हैं, मतलब कहाँ पता है लोगों को। बोले नहीं, वो तो जो भी कोरोना का कोविड का हॉस्पिटल है उसके अंदर ये फ्रंट लाइन पे लिखना जरूरी है कि आपको किस पैथी से आपका इलाज करवाना है, आयुर्वेद से करना है या एलोपैथी से या होम्योपैथी से करवाना है, ये लिखना, ये उन्होंने पूछना चाहिए पेशेंट को, और उससे वो कंफर्मेशन लेके उसका लिखना चाहिए कि मुझे ये पैथी से इलाज करवाना करके। लेकिन कहाँ पे भी नहीं पूछा जाता, कहाँ पे भी नहीं पूछा आया एलोपैथी। इनफैक्ट हजारों सालों से आयुर्वेदिक और अलग अलग तरह की दवाइयां चल रही हैं, टिबेटन, चाइनीज, ये तो मतलब सदियों से हो रही हैं, और एलोपैथिक तो बाद में आई है, मतलब सामने 150 साल पुरानी, 150-200 साल। एग्जैक्टली, तो एक्चुअली वो ऑल्टरनेट मेडिसिन है, जबकि उसको ये लोग मेन स्ट्रीम बता के बाकी सबको ऑल्टरनेट कर दिया है, तो ये तो गलत है। इंडियन गवर्नमेंट का जो बजट है आपको भी पता है कि इट इज 98% इज फॉर एलोपैथी। जितने गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स खुले हैं, जनरल हॉस्पिटल्स खुले हैं, आप देखिए जिस तरीके से वहां पे पैसा दिया जाता, जिस तरीके से गोलियां बांटी जाती वहां पे, हालांकि उनके पास में भी आयुर्वेद का एक डिपार्टमेंट रहता है, बट दैट इज इसी तरीके से निग्लेक्टेड। और एक बात ध्यान में रखिए, देखिए हमारे देश के अंदर एक क्या बोलते हैं उसको, दारूबंदी विभाग है, दारूबंदी जिसको बोलेंगे शराबबंदी। तो शराबबंदी का जो विभाग है वो किसके अंडर में चलता है देश के अंदर, वो चलता है एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर, यानी जो डिपार्टमेंट ये शराब के पैसे के एक्साइज के ऊपर चलता है, तो वो डिपार्टमेंट वालों की तो यही हमेशा कोशिश रहेंगी कि शराब ज्यादा से ज्यादा बिके और हमको ज्यादा से ज्यादा एक्साइज मिले। तो वो क्यों करेंगे कि भाई शराब बंद हो। तो उसी तरीके से ये जो आयुष मंत्रालय है अभी बनाया मोदी जी ने, लेकिन बनाने के बाद में भी इनको फंड कहाँ दिया है और किस तरीके से वहां पर ये हुआ है। और जिस तरीके से ये हमारे एक तरफ मोदी जी ने बात किया था कि हम योगा करेंगे, यूं करेंगे, त्यों करेंगे, मुझे बहुत आशा थी मोदी जी से कि ये आने के बाद में जब इन्होंने आयुष मंत्रालय खोला तो इसको काफी अच्छी तरह से वो फंड देंगे, ये करेंगे। और मैं तो ये कहता हूं कि मोदी जी हैव लॉस्ट अ बिग अपॉर्चुनिटी टू एस्टेब्लिश योगा, टू एस्टेब्लिश आयुर्वेद और आयुष, यूनानी, होम्योपैथी, हमारे जो देश की इतने एंशिएंट, देखिए यूनानी तो कितनी उनके अंदर अच्छी अच्छी दवाएं हैं। मेरे कई मुस्लिम दोस्त है, वो उनके पास से मैं ये सारी बातें समझते रहता हूँ, लेकिन इसको सबको बाजू में रखवा दिया क्योंकि इनको पूरा का पूरा जो है वो एलोपैथी के ऊपर बजट देना है, एलोपैथी की गोलियां देना है और लोगों को केमिकल बांटना है, और ये बिकना चाहिए। मैं आपको इसके अंदर बोलना चाहूंगा एक बात कि देखिए, एक बात, इतना बड़ा रैकेट है कि इन लोगों का काम क्या है कि केमिकल बिके, एलोपैथी की दवाएं बिके। तो इन लोगों ने क्या किया, देखिए आदमी गोली कब खाएगा, जो बीमार गिरेगा। बीमार कब गिरेगा, जब उसके पेट के अंदर कोई चीज गलत जाएगी। बिल्कुल। तो जाने के लिए इन लोगों ने क्या क्या किया है आपको पता है। हमारे देश के अंदर ये लोगों, आपको सुन के आश्चर्य लगेगा, आज से 15-20 साल पहले जो भी किराने की हमारी दुकान रहती थी, वो दुकान के अंदर फूड एंड ड्रग का इंस्पेक्टर जाता था। उसके बाद में वहां से वो जो ऑयल रहता है वो ऑयल के सैंपल लेता था। उस समय पे जो ऑयल था वो खुला बिकता था, छूटा बिकता था। तो वो उसके सैंपल लेते थे, उसके 3 सैंपल लेके उसके बाद में एक दुकानदार के पास में 2 इंस्पेक्टर लेके जाता था, और उसके बाद में अगर उसके अंदर एडल्ट्रेशन पाया जाता था तो वो दुकान के ऊपर केस होती थी, लाइसेंस कैंसिल करते थे या जुर्माना लगाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन ये सारी बातें अभी 15-20 साल में बंद हो गई।
आपको आश्चर्य लगेगा क्यों बंद हो गई मालूम है? इन्होंने एक कायदा ऐसा निकाल दिया कि इन्होंने बोला कि कोई भी ऑयल खाद्य तेल के अंदर, कोई भी खाद्य तेल के अंदर, कोई भी खाद्य तेल, you can mix any oil in any oil at up to 40%, 40%, 40। और वो उसके लिए शब्द क्या वापरा आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, you can blend, you can do blending at 40%, 40% blending। what do you mean by blending? blending का मतलब है बेसन मिक्सिंग करो। तो इसका मतलब हम लोग जो तेल खाते हैं वो सब नकली है, सब ब्लेंडेड है। 200%, 200%, 100% भी नहीं है। देखिए कैसी बात है, एक बात सुनिए आप कि देखिए आपके घर में समझ लो आप मूंगफली का तेल लाती होंगी, तो मूंगफली का तेल बाजार में अभी करीब 180 से 200 रुपए लीटर हो गया, समझिए ना। तो आपको आश्चर्य लगेगा कि 1 किलो मूंगफली का तेल निकालने के लिए करीब करीब 3 किलो मूंगफली लगती है, 3 किलो करीब करीब। अब और मूंगफली का रेट बाजार के अंदर आज है 120 रुपया, तो कहने का मतलब 360 रुपए की तो मूंगफली लगती है। उसके बाद में उसको प्रोसेसिंग चार्ज है, पैकिंग चार्ज है, उसका मुनाफा है दुकानदार का, फैक्ट्री वाले का। 400 के नीचे कोई बेच ही नहीं सकता उसको, बट दीज बगर्स आर सेलिंग एट 180, 200 रुपीज। हाउ इट इज? तो दिस ओनली थिंग प्रूव्स दैट कि उसके अंदर कितना मिलावट है, और ये जानबूझकर करते हैं, क्योंकि देखिए ये ऐसा गलत तेल आप खाएंगे तो आप बीमार गिरेंगे। देखिए दूध के अंदर मिलावट हो रही है, टोटल दूध के अंदर आप जो खा रहे हैं, दूध के अंदर मिलावटें हो रही है, तेल के अंदर मिलावट हो रही है। इन्होंने हमारा नमक खराब कर दिया, उसको अननेसेसरीली आयोडाइज करवा दिया। तो ये इसी तरीके से करते हैं कि आप ये खाइए, गलत तरीके से खाइए हमारे, और कोई आदमी करेक्ट करने की कोशिश नहीं करता गवर्नमेंट वगैरह में से कोई भी, कि भाई देखिए सादी सादी हमारी खाने की बातें हैं कि फल जो खाना है तो फल खाने के सबसे पहले फल खा लीजिए आप, और उसके बाद में खाना खाए। हमारे देश के अंदर सारी उल्टी आदतें लोगों को लगी हुई है, पहले खाना खा लेंगे, बाद में फल खाएंगे या फिर फ्रूट सलाद खा लेंगे, तो वो तो सारा, तो ये गलत आदतों से हम लोग बीमार गिरते हैं। बीमार गिरने के बाद में हमको डॉक्टर के पास में जाना पड़ता है, और डॉक्टर हमको वो केमिकल गोलियां लिख के देता है। तो ये इनकी गोलियां ज्यादा खपने के लिए इस तरीके से हमारे देश के अंदर ऑयल का, कितने लोगों को पता है कि ऑयल के अंदर 40% ऑफिशियली इन्होंने क्या बोलते हैं उसको, मिलावट मंजूर करवा दिया। तो दिस इज वेरी शॉकिंग एंड सीरियस, पैथेटिक। तो इसका मतलब जो आटा और चीनी और नमक और दुनिया भर की चीजें, उसके अंदर भी दुनिया भर की मिलावट होती होगी। देखिए चीनी में तो मिलावट तो नहीं होती है, वो पॉसिबल भी नहीं है। उसका कारण ऐसा है कि वो तो अच्छा थोड़ी बहुत होती भी होगी पाउडर की वगैरह, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि वो चीनी वगैरह की बातें कैसी है। चीनी की कॉस्ट क्या है? 35 रुपए 40 रुपए चीनी की कॉस्ट है। ये देखो ये मिलावट होगी ना, ये ज्यादा, जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसमें ज्यादा होगी, और चीनी में इसलिए नहीं हो सकती। लेकिन मूल रूप से चीनी ही गलत है ना। देखो चीनी के कारण ही सारी की सारी बीमारियां होती है। हमारे जमाने में कहाँ चीनी खाते थे, गुड़ खाते थे, गुड़ खाते थे, तो जागरी खाते थे। और गुड़ कितना भी खाओ, आपको मजाक लगेगा, मेरे यहाँ पे तो मेरे खेत के अंदर गुड़ बनता है, गुड़ बनता है हमारे यहाँ पे। और वो हर गुड़ का ये यानी वो सैयद निकालने के बाद में मेरे हर एक का सैंपल खाता हूँ, तो करीब करीब हमेशा 30-40 ग्राम का सैंपल हर एक किस्म से खाता हूँ, और दिन में ये करीब करीब 10-15 बार सैंपल खाता हूँ। तो रोज का मैं 200-250 ग्राम गुड़ खाता हूँ रोज का, कैन यू इमेजिन। लेकिन कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। गुड इज वेरी हाई इन आयरन, गुड़ तो ताकत देता है, वेरी हाई। अच्छा उसके गुड़ के बारे में भी एक देखिए बात कैसी है कि ये चेक नहीं करेंगे। गुड़ बिकता है बाजार के अंदर 40 रुपए किलो से तो 50 रुपए किलो। क्या आपको मालूम है कि गुड़ को लगने वाला जो गन्ना है उसकी कॉस्ट ही, यानी 10 किलो गन्ने में से 1 किलो गुड़ निकलता है, 10% की रिकवरी रहती है। और गन्ने का जो प्राइस है, यानी शुगर मिल में जो देते हैं उसकी प्राइस बोल रहा हूं मैं, बाजार में जो रसवंती के ऊपर वगैरह बिकता है वो तो काफी हाई बिकता है, लेकिन जो शुगर मिल से पैसा मिलता है किसान को वो मिलता है करीब करीब 5,000 रुपए टन, यानी 50 रुपए में 10 किलो या 5 रुपए किलो। एक बार समझिए, 5 रुपए किलो यानी 10 किलो में से 10 किलो गन्ना मिलता है 50 रुपए का। फिर उसके बाद में उसका रस निकालो, उसको रगड़ो, उसके बाद में उसको काफी उसको ये तो लूट है, ये तो मतलब किसानों को लूटा जा रहा है। मेरा गुड़ का प्रोडक्शन का मेरा खुद का कॉस्ट है 120 रुपीज केजी, मेरी खुद की कॉस्ट। और मैं जब देखता हूँ कि बाजार के अंदर 40 रुपए में गुड़ बिकता है, बिक क्या रहा है, क्या बिक रहा है वो, हु इज गोइंग टू चेक इट? देयर इज नो चेकिंग।
और लोग इस तरीके से सारी चीजें देखिए, मैं आपको एक बात इसके अंदर बताना चाहूंगा। देखिए, ये लोगों की गलती है या एक माइंडसेट जो है ना गिनी जी, ये माइंडसेट कैसा बना है आप एक समझिए। देखिए, किसी को पूछो ना गाड़ी कौन सी है, भैया मेरी तो फलानी फलानी गाड़ी है 10 लाख की 20 लाख की। मोबाइल देखकर बताएगा, वो बोले हाँ मोबाइल तो मेरा 2 लाख रुपए का है। देखो हर चीज, उसको कपड़े पहनेगा तो महंगे पहनेगा, मटेरियल खरीदने जाएगा ना, यानी घर में जो किराने का जो माल मटेरियल लगता है तो जाके सस्ते से सस्ता तेल खरीदेगा, सस्ते से सस्ता गेहूं खरीदेगा। मेरे खेत के अंदर मैं तो टोटल ऑर्गेनिक प्रोडक्शन मेरा है, और मैं तो ऑर्गेनिक जो बोर्ड है महाराष्ट्र स्टेट का उसका चेयरमैन भी हूँ, और काफी और 80,000 एकड़ जमीन हमारे किसान करते हैं, 8,000 किसान मेरे अंडर में है। तो उनसे तो हम पूरा ऑर्गेनिक बनवाते हैं। मुझे पता है कि ऑर्गेनिक की कीमत कितनी होती है, कॉस्ट क्या पड़ती है। आपको मजाक लगेगी, मेरे यहाँ पे जो मैंने गेहूं पैदा करता हूँ तो मेरी गेहूं की प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ती है मुझे करीब करीब 30 से 35 रुपया, क्योंकि हमको पानी ज्यादा देना पड़ता है। यहाँ पे पंजाब में तो पानी कम देना पड़ता है, लेकिन बाजार में जो गेहूं बिकता है वो करीब करीब 16 रुपए 17 रुपए में बिकता है। लोगों को पता ही नहीं है कि क्या खा रहे हैं। वो जो पंजाब का जो गेहूं आता है उसके अंदर ग्लूटेन परसेंटेज इतना ज्यादा है, और वो ग्लूटेन खा के ही लोगों को ये डायबिटिक हो रहा है, लेकिन नोबडी चेकिंग। और मैं अगर बोलता हूँ गेहूं में ग्लूटेन कैसे हो जाता है, उसमें क्यों ज्यादा है और इसमें क्यों कम है? क्योंकि उसके अंदर क्या है, उसकी जो एक तो उसका जो सीड है वो गलत है, और उसके बाद में उसको जितना पानी देना पड़ता है, हाँ पानी देना पड़ता है, मॉडिफाइड है, हाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड है, प्लस उसको पानी और खाद तो इतना डालते हैं उसके अंदर, बोरों से टनों से खाद डालते हैं, टनों से। इतनी बेकार परिस्थिति है पंजाब के गेहूं की। तो इसलिए पंजाब का गेहूं तो सारा राशन पे बिकता है, और राशन में बिकने वाला जो गेहूं है वो बाजार के अंदर वापस रीसेल में आ जाता है। 7-8 रुपए में गेहूं बाजार में मिल जाता है, तो 8-10 रुपए में जब उसको बाजार में मिलता है, आपको मजाक लगेगा चावल बाजार में मिल रहा है अभी 6 रुपए 7 रुपए में, क्योंकि गवर्नमेंट ने फोकट में बांट दिया सब। मक्का जो है ना, मक्का 5 रुपए में मिल रहा है बाजार के अंदर। तो किसान तो मरने वाला है ना, ये ऐसी सारी पोजीशन के और ऐसी कंडीशन। और लोगों को जो खरीदना है ना वो बाकी काय में भी खर्चा करेगा, लेकिन खाने की चीज के अंदर बोले तो बोलता अरे बाप रे हाय रे भाई कितना महंगा हो गया, प्याज थोड़ा महंगा हो गया 30 रुपए 40 रुपए, तो ऐसी हाय तो कितना प्याज लगता है उसको, महीने का 2 किलो 3 किलो प्याज लगेगा एक फैमिली में, और 5 आदमी के लिए बोले जाए तो कितना प्याज हो गया एक आदमी के पीछे। लेकिन कोई सोचता नहीं इस बारे में। तो ये सारी चीजें जो है ना, डिमांड एंड सप्लाई किस तरीके से है, और लोगों की जो वृत्ति है वो वृत्ति के हिसाब से दुकान में ये बातें होती है। तो ये सारी दुख की बातें, लेकिन ये बताना लोगों को जरूरत है। सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये सब बातें पब्लिक के नॉलेज में आना जरूरी है। लेकिन मेरी एक चीज समझ में नहीं आ रही, अभी प्याज और आलू के लिए और जो किसानों का वहां दिल्ली में जो हो रहा है प्रोटेस्ट वगैरह, ये इतने सालों से इतना उसमें मिलावट हो रही है चीजों में, फालतू में चीजों के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, महंगाई बढ़ाई जा रही है, और सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन हुआ करती थी पहले वो थी किसानों की, और किसान ही गरीब सबसे ज्यादा है। तो इसके बारे में जो अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये तो मेरे हिसाब से बहुत सालों पहले हो जाना चाहिए था। तो गवर्नमेंट के खिलाफ इस बारे में जाना, बिकॉज एक खाना है जो आप खाते हैं तो जीते हैं, और दिस इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ अ पर्सन। खाना है, पानी है, स्वच्छ हवा है, स्वच्छ पानी है। अगर उसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से मतलब छूट है कि आप मिलावट कर सकते हो, तो लोगों ने तो बीमार पड़ना है। और जो शराब नाम की चीज जो पुराने जमाने में जिसके ऊपर छापे मार के शराब की दुकानें बंद कराई जाती थी, आज की डेट में वो इतनी खुलेआम बिकती हैं और खुलेआम उनका व्यापार होता है। अभी रिसेंटली जो लॉकडाउन लगा था उसके अंदर महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया कि शराब की दुकान बंद रहेगी, आप वहां से नहीं खरीद सकते, लेकिन आप जो बार हैं बार से जाके शराब खरीद सकते हो। क्यों भाई, क्यों ऐसा? पहली बात तो कोरोना उनको कुछ नहीं करेगा, यानी खुली दुकान, इससे घर को जाके शराब पिए तो कोरोना कुछ नहीं करता। खैर नहीं, यहाँ पे भी मैं आपको एक बात नहीं, आई वांटेड टू करेक्ट यू हियर एक चीज के लिए, एक बात समझिए। देखिए हमारे देश के अंदर इतने मिसकंसेप्शंस है। देखिए हालांकि वाइन क्या होती है, वाइन क्या है, वाइन फलों का जूस है सिर्फ। नहीं, अंगूर का ही नहीं बनता है वाइन। दुनिया में जितने भी फल निकलते हैं हर चीज के, यानी इवन अपना गाजर है, गाजर का भी मैं यानी ये वाइन बनती है। मैं हमारे वो ये अपने
कुलदीप नैयर साहब थे जर्नलिस्ट, वो मेरे काफी अच्छे, हाँ वो काफी अच्छे मेरे मित्र थे। एक बार मैं उनके घर को गया दिल्ली में, तो उन्होंने भाभी जी ने मुझे पहले एक ड्रिंक दिया, तो मैंने पिया, मतलब भाभी जी क्या चीज है, बड़ी टेस्टी है। अरे बेटा वो तो बोले गाजर की वाइन है। मतलब गाजर की वाइन बनती है? गाजर बोले की हाँ। कांजी, गाजर की कांजी होगी। नहीं, वाइन बोली भाभी जी ने मुझे, और बहुत अच्छी थी। तो उसके बाद में एक बात ध्यान में रखिए, हर चीज की जो भी फल है उसकी वाइन बनती है। तो लेकिन हमारे दिमाग के अंदर इतना भूसा पड़ा है कि वाइन माने शराब, वाइन माने दारू। देखिए हालांकि हेलो। जो है बच्चों को ये समझाना चाहिए, दूध जहर है, दूध जहर है, लेकिन दूध के जगह पे और अगर बच्चों को बचपन से अगर वाइन पिला दिया, तो मैं तो समझता हूँ कि बच्चे बीमार गिरने का कुछ काम नहीं। अच्छा, उनको वाइन पिला दिया, वाइन की हर जो भी फल है उसकी वाइन, एक आपका प्रॉब्लम मतलब है कि आप नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, इंटरनेट कम है। हाँ, आपका मतलब है कि दूध नहीं पीना चाहिए और वाइन पीने में दिक्कत नहीं है, लेकिन तो बाकी की क्या शराब है नहीं कि ये पीनी सारे चाहिए। जो मिसकंसेप्शन है ना हमारे इंडिया में, तो इसके कारण किसान के ना फलों को भाव मिल रहा है एक तरफ, और हेलो। हेलो हम्म, हाँ, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा सा। हेलो, हेलो। हेलो, हाँ देयर हाँ इज हाँ, सम बोलिए। नेटवर्क, देयर इज कुछ नेटवर्क नेटवर्क का प्रॉब्लम फ्रॉम प्रॉब्लम योर, दिख रहा है। हाँ आपकी तरफ है। हम्म, हाँ शायद हो सकता है, बिकॉज आई एम हम्म, सिटिंग एट माय फार्म हाउस और यहाँ पे सिग्नल थोड़ी वीक है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। तो बात कैसी है मालूम है कि ये जो मिसकंसेप्शन है ना लोगों के दिमाग में, ये भी इतने बेकार है, इतने गलत है भरे हुए। हम्म। तो इसीलिए सारी चीजें हमारे यहाँ चल रही है। अगर पर एक फलों, एक चीज, एक मिनट, एक चीज मैं थोड़ी सी हैरान हूं सुन के कि आमतौर पे कहते हैं कि गाय का दूध जो है वो बहुत पौष्टिक होता है और वो पीना चाहिए, और आप कह रहे हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए, वाइन पीनी चाहिए। तो ये मैं थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ। नहीं मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए अगर आपको दूध पीने का बहुत शौक है तो उसी आदमी ने दूध पीना चाहिए जो घर में गाय पालता है, वो देशी गाय पालता है, देशी, राइट, वेरी ट्रू। जिसको हम है ऊपर, समझ गया ना। ये जो या, आपको भी मालूम है, A2 मिल्क, A1 मिल्क, ये सारा अभी तो आपको पता ही होगा, लोगों को भी पता चल हाँ, रहा। लेकिन कैसा है मालूम है क्या, कि अगर आपको दूध पीना है तो फिर घर में गाय पालिए, उसका दूध लीजिए। देखिए दूध का मेटाबॉलिज्म जो है हर दिन चेंज होता है। देखिए आप अगर बाहर से दूध ले रही है तो आपको क्या पता है कि ये भैंस का दूध है, गाय का है, चलो ठीक है, वो भी एक आधे बार आइडेंटिफाई हो जाएगा उसके थिकनेस से। लेकिन वो गाय ने कब बछड़ा दिया, 1 महीने भर पहले बछड़ा दिया, दूसरे दूसरे दिन आपके घर को दूध आया जिसने 4 महीने बाद में बछड़ा दिया है, देखे हो गया है आए, उसके बाद में 9 में, तो हर इतना मेटाबॉलिज्म चेंज होता है दूध में। तो क्यों पिए? देखो दूध बनाया है भगवान ने उसके बच्चों के लिए, यानी अगर वो ह्यूमन बीइंग का बच्चा है, उसके माँ का दूध उसके बच्चे के लिए बना है ना, गाय का दूध उसके हर हर चीज का। लेकिन ये हमारा ही देश ऐसा है राइट, कि ये इस तरीके से ये सारी बातें होती रहती है। राइट। हाँ, तो तो ये आपके हिसाब दूध के बारे में जो मिसकंसेप्शन, अच्छा उसके बाद में डेयरी का जो दूध है वो तो इतना डेंजरस है। आपको पता है कि भैंस का जो दूध निकाला जाता है, भैंस का दूध निकालने की हमारे देश के लोगों के आदमियों में अभी कोई ताकत रही नहीं है। वो लोग क्या करते हैं मालूम है क्या, कि उसको एक ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दे देते हैं, क्योंकि वो बहुत जहरीला है। वो इंजेक्शन देने के बाद में वो भैंस का दूध निकालते हैं, और वही इंजेक्शन का पूरा अंश जो है उसका वो दूध में आ जाता है। ऑक्सीटोसिन, आप पता लगाइए ऑक्सीटोसिन क्या होता है, कितना गलत है। तो वो ऑक्सीटोसिन का दूध घर में आता है लोगों के। तो ये जिसके बारे में, अच्छा उसके बाद में ये सारा मिक्स होता है। कोई 15 दिन पहले क्या बोलते वो डिलीवरी दी हुई गाय बोलो या भैंस बोलो, कोई 2 महीने 4 महीने 6 महीने ऐसा दूध मिक्स करेंगे, आपको पिलाएंगे। तो मेरा मेरा ये कहना है कि जिसके बारे में आपको गारंटी नहीं है, दूध पीना ही है ना हेलो। तो फिर और उसका दूध, आई विल सपोर्ट दैट मैन। लेकिन जरूरत नहीं है। सबसे मेन बात क्या है, हमारे दिमाग में मिसकंसेप्शन घुसे है कि गाय दूध पिए तो विटामिन सी आता है, जो हड्डियां है वो मजबूत हो जाती है। बिल्कुल गलत, सरासर गलत बात है। हमारे शरीर के अंदर हम सिर्फ माता का दूध, माँ का दूध ही सिर्फ पचा सकते हैं। और एक बात समझिए, इसके अंदर का सबसे बड़ा ये है कि दूध के अंदर अगर नमक का थोड़ा सा भी एक टेला गिर गया तो दूध तो फटना है ना। तो अगर आप दूध पीते हो तो कोई अलग स्टमक में तो जाता नहीं आपके, वो वही जा रहा है जिसके अंदर आपने खाना खाया, जिसके अंदर नमक मिलाया हुआ है। तो
बाहर फटे हुआ दूध तो आप पीते नहीं है ना, तो लेकिन वो दूध पिएंगे पेट में जाके फट जाएगा तो होने वाला क्या है, आपकी किडनी जाके फेलियर हो जाएगी सारी की सारी। तो ये जो सारा ये सारी चीजें समझना जरूरी है, बाकी कुछ नहीं है। इतनी सब बातें तो पता ही नहीं है हम लोगों को, बट ये बात सही है कि इंसान के लिए माँ का दूध जो बनाया गया है कि 2-3 साल तक माँ का ही दूध पिए और उसके बाद खाना खाए, अगर खाना है तो, या कच्ची सब्जियां या फल, बाकी जानवरों का दूध एक्चुअली नहीं बना है। नहीं, और अगर आपको ह्यूमंस, देखो, एक तो आप दूध पियो पूरा का पूरा, सिर्फ दूध पियो, और जब दूध पीने के बाद में फिर 4 घंटा खाना नहीं खाने का, या 4 घंटे के बाद में दूध पीने का, ये उसका मिनिमम ये है। लेकिन हम लोग तो ऐसी कुछ चीजें पालते नहीं है, क्योंकि दूध भी वही जा रहा है जहाँ पे हमारा नमक वाला अनाज गया है। होना क्या है, यू हैव टू थिंक इन दिस वे। और एक बार आपको अगर खाना देखिए, हमारे यहाँ पे देश के अंदर एक विधि होती थी, अन्न ग्रहण विधि होती थी, यानी जब वो माता का दूध उसका टूट जाता था तो उसके बाद में क्या करते थे, बच्चे को जब दांत आ जाते थे तो उसको अन्न ग्रहण विधि करवा के उसको अन्न खिलाना चालू करते थे उस दिन से, और दूध बंद करवा देते थे उसका। ये थी बातें, लेकिन अब ऐसी है कि ये सारी बातें कहीं सुनी हो गई है, लोगों को कुछ नहीं है, डॉक्टर लोगों ने दिमाग में डाल दिया दूध पिलाओ, क्योंकि उनको लोगों को बीमार गिराना है और उसके बाद में उनके दवाखाने चलाने हैं। देखिए, ये तेल डालना, गलत तेल खिलाना, गलत चीजें खिलाना, ये ग्लूटेन वाला गेहूं खिलाना, ये सारी की सारी लोगों को दिमाग गिराओ, केमिकल लॉबी चलाओ। मेरे ख्याल से तेल के अंदर खाना पकाने के बजाय अगर सीधा मूंगफली खाई जाए या नारियल खाया जाए या घी में खाना बनाया जाए तो ज्यादा बेटर है। बिल्कुल। हाँ, इन लोगों ने घी बंद करवा दिया हमारा, जो गाय का घी था। और आपके माहिती के लिए बताता कि गाय का घी बाजार के अंदर 400 से 500 रुपए किलो में, 600 रुपए किलो में मिलता है। देखो, 30 लीटर दूध में से 1 किलो घी निकलता है गाय के। और गाय का दूध जो है ना, मैं तो मेरे यहाँ तो खुद गाय पालता हूं, मैं, मेरे यहाँ काफी है गाय, और मैंने खुद उसका प्रोडक्शन कॉस्ट देखा है। 100 रुपए लीटर के नीचे गाय का दूध बेचना नंबर 1 बेवकूफी है। लेकिन आपको पता है कि लोगों को उसी तरीके से दूध महंगा हो गया, लोगों की इधर बम चालू, लोगों को बिस्लरी का पानी खरीदेंगे लोग 20 रुपए 25 रुपए में, 5 स्टार होटल में जाएंगे तो 100 रुपए में खरीदेंगे, बिल भी नहीं देखेंगे। लेकिन उसको दूध खरीदना है ना, वो बोलता है यार बस 25 रुपए 30 रुपए दूध के लिए बहुत कॉस्ट हो गई। ये माइंडसेट लोगों का बहुत गलत हो गया है, ये सारा उसका नतीजा है, और बोम उसी की तरफ से करेंगे। देखिए, इसके बारे में एक बात समझिए आप। देखो, एक मिनिस्टर है, वो गांव खेड़े में जाएगा ना तो वो क्या बोलेगा, अरे किसानों की बहुत आत्महत्या हो रही है, किसानों की आमदनी बढ़नी चाहिए और किसान के उपज को दाम मिलना चाहिए। वही मिनिस्टर शहर में आता है और गांव खेड़ के लोगों को ये क्या बोलता है मालूम है क्या, महंगाई बहुत बढ़ गई है, हम महंगाई कम करने की कोशिश करेंगे। और महंगाई किस चीज की, बस यही दूध की, यही गेहूं की, यही शक्कर की। बाकी उसको महंगाई नहीं दिखता कि भाई सोना महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, 100 के पार चले गए, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, खाना सस्ता, तो क्योंकि वो किसान ने उगाया। तो ये सारा माइंडसेट वाला विषय गिनी सारा। राइट। तो अब ये जो करंट मुद्दे पे आते हैं कि मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे जिसके अंदर मुझे, खैर मैं तो जानती थी, मैंने तो और भी जगह देखा था, सुना था, लेकिन वो लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये जो हो रहा है इसमें लोगों को कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये बातें हालांकि कल डॉक्टर तरुण कोठारी भी आए थे, उनके साथ लाइव हुआ था, मैंने आपको भेजा था, तो उन्होंने भी काफी अच्छा है। आपकी काफी सारी उन्होंने ये बातें बताई, लेकिन आपने तो सामने ली हुई वीडियोस भेजी हैं जो आपने खुद देखा है, और वीडियो बना के जो मुझे छोटे छोटे क्लिप्स भेजे थे, उस बारे में मैं चाहूंगी कि आप जरा पब्लिक के साथ शेयर करें कि हकीकत क्या है और हमें उस बारे में क्या करना चाहिए। देखिए गिनी जी, मैं आपको पहले दिन से बताता हूँ कि मैं पहले दिन से, जैसा इन्होंने ये नौटंकी चालू किया, ये लॉकडाउन की वगैरह, और उसके बारे में तो मैं मेरे अखबार के थ्रू तो बहुत जन जागृति करने की कोशिश किया है। और मैं तो कभी मानता नहीं हूँ कि ये कोरोना है या कुछ है करके। तो मैं तो आपके माहिती के लिए बताना चाहूंगा कि जब से कोरोना लगा, जब से मास्क लगाओ वगैरह बातें किया, तो आज तक के मैंने कभी मास्क खरीदा नहीं, आज तक के मैंने मास्क लगाया नहीं, पिछले 16, 17, 18 महीने में कभी नहीं लगाया मैंने। उसके बाद में आपके माहिती के लिए बताता, लोगों के दिल में से डर निकलना चाहिए करके मैं कोरोना के जो हॉस्पिटल्स है वो हॉस्पिटल्स में जाता हूँ,
वो जो कोरोना के पेशेंट वहाँ एडमिट रहते हैं, हर कोरोना पेशेंट को मैं मिलता हूँ, गले से मिलाता हूँ उसको, उसको बोलता हूँ डर मत, हिम्मत मत हार। तो लोग मुझे देखते हैं, तो उसके बाद में कभी कोई रिपोर्ट कर देता है पुलिस थाने में कि एक आदमी बगैर मास्क का कोरोना वार्ड में घुस गया, उसके अंदर ये हो गया, तो पुलिस वाले आ जाते, ओ साहब आप बाहर निकलो, साहब बाहर निकलो। मतलब भाई मुझे क्यों आप बाहर निकल रहे हो, मुझे मेरे रिश्तेदार है उनको मिलना है, और आपको नहीं बोले आपने मास्क नहीं लगाया, मतलब मुझे मेरे जान की परवाह है, मुझे पता है क्या है, आप मुझे मत सिखाओ। और मास्क लगाने के बाद में मेरा दम घुटता है करके मैं नहीं लगाऊंगा, नहीं बोले सर आपके ऊपर गुना दाखिल कर, मतलब वो आप जरूर कर सकते हो, तो मेरे ऊपर तो कई गुने दाखिल हो गए इस तरीके से कि आप मास्क नहीं लगाते करके। तो ये क्या है मालूम है क्या है कि ये सारी नौटंकी चल रही है इनकी, और ये तो अभी कोई बातें छुपी नहीं रही है। आश्चर्य बात का मुझे इस लग रहा है कि जब अब ये सारी चीजों से पर्दा उठ गया है कि किस तरीके से ये पैंडेमिक, ये पैंडेमिक नहीं है, ये प्लैंडेमिक है, और किस तरीके से ये बिल गेट्स साहब ने ये सारा सोचा। एक ही इसको विषय में बताना चाहूंगा कि आपको मालूम है ना कि इसके अंदर जगदाळे ने बताया था, उसके बाद में मैंने भी देखा, ये टेस्टिंग किट 2017 में कैसी भी सारी कंट्रीज ने खरीदी भाई, कैसी पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट हुई। आपको पता था, कोरोना ने आपको मीटिंग करवा के बोला था कि भाई फलाने में तारीख को आऊंगा, तो ये आप तैयारी में रहो करके। तो सारी बेवकूफी वाली बात है। और बात क्या है, खासी है कि इसके बारे में जो लोग बोलेगा कि कोरोना है ये है वगैरह, तो यूट्यूब उसके वीडियो डिलीट करेगा। भाई आपको क्या लेना देना आ रहा, दिस इज ए पब्लिक प्लेटफॉर्म, और मुझे मेरा हक है मेरी बातें रखने का और ये सारी चीजें करने का। लेकिन वो किसी ने कोरोना बोल दिया, कोरोना वीडियो कर दिया, तो वो उसके वीडियो डिलीट करवाना, मेरे वीडियो डिलीट करवा दिया, मुझे उसने यूट्यूब ने मुझे बैन करवा दिया 27 जुलाई तक। और आपको भी पता है वो तरुण कोठारी है या अपना विश्वरूप राय चौधरी है, जो लोग कोरोना के विषय में लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं, वो सारे के सारे यूट्यूब के दुश्मन है। क्यों भाई, आपको क्या लेना देना आ रहा है? यू आर ए पब्लिक प्लेटफॉर्म, लेट पीपल स्पीक। आपको अच्छा, मैं कोरोना को बोलूं ना कि नहीं कोरोना बोल। प्रकाश जी, मेरा एक चैनल मैंने खोला था, सत्यवचन एक खोज, उसके ऊपर 3-4 वीडियोस डाले, वो उसके ऊपर स्ट्राइक्स होने की वजह से उसमें अब ना तो वो मेरे वीडियोस वो रिलीज करने देते हैं, ना डाउनलोड करने देते हैं। उसकी वजह से ये जिस चैनल पे आज हम बात कर रहे हैं, ये दूसरा मैंने स्टार्ट किया है, जिसपे एक बार मैं पहले योहान का कर चुकी हूँ, क्योंकि पिछली बार मेरे को बैन कर दिया था यूट्यूब से, तो मुझे ये वाला चैनल स्टार्ट करना पड़ा। इसके ऊपर मैंने योहान का इंटरव्यू किया, फिर उसके बाद जब मैं दोबारा वो यूज कर सकती थी, तो ये मेरा दूसरा चैनल है। और एक स्ट्राइक कल के वीडियो के ऊपर एक स्ट्राइक मुझे ऑलरेडी हो चुका है। अब और 1-2 करूंगी, दोबारा हो जाएगा, तीसरा चैनल खोलूंगी। अपना कौन से पैसे लग रहे हैं चैनल खोलने के, लोगों तक बात पहुंचानी है ना। और उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि ये जो वीडियोस हैं, जैसे आपने मुझे क्लिपिंग्स भेजे थे वीडियो के, ऐसे छोटे छोटे 2-4 मिनट के क्लिपिंग्स लेके मैं मतलब शेयर कर लेती हूँ टेलीग्राम पे। दूसरा क्या है कि इंस्टाग्राम के ऊपर अभी तक तो कोई बैन नहीं लगा है, हालांकि कुछ पोस्ट हैं जो मेरे 1-2 वीडियोस हैं जो इंस्टाग्राम ने डिलीट किए हैं, लेकिन मैंने तो इंस्टाग्राम पे शेयर करना शुरू कर दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा जनरेशन आज की जो है वो इंस्टाग्राम पे ज्यादा एक्टिव है। तो पहुंचने दो उन तक बात, क्योंकि वो चाहे जवान हो बूढ़े हो, कोई सुनने को तैयार नहीं है कि पैंडेमिक नहीं है। वो सब लोग ये सोचते हैं, सब लोग डरते हैं। और मतलब मैं अपनी सोसाइटी में कितनी बार वीडियोस अपने शेयर कर चुकी हूँ, पोस्ट शेयर कर चुकी हूँ कि ये पैंडेमिक है, वैक्सीन मत लो, वैक्सीन लेने वाले मतलब, पर नहीं सुनते लोग। फिर भी उनके अगले 2 घंटे बाद उनका पोस्ट आ जाता है, फलानी जगह पे वैक्सीन का टाइमिंग ये है, फ्री में लग रहे हैं, जाओ। मतलब कैसे समझाए इंसान लोगों को, दिक्कत बेकार है समझाना। मैं आपको अभी एक वीडियो भेजूंगा, वो एक वीडियो शेयर कर सकते हैं क्या ना, शेयर वन वीडियो मैंने आपको शायद भेजा भी था कल, मेरा वो वीडियो आप मुझे भेज देना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर लूंगी, क्योंकि अगर उसमें कुछ ऐसा हुआ ना तो ये हमारा वीडियो जो है ये डिलीट हो जाएगा, बैन हो जाएगा। हाँ, तो खैर हम कोविड से शुरू करते हैं कि आप इस बारे में कब से जुड़े, कैसे जुड़े और क्यों जुड़े, उसके बारे में आप खुलासा कीजिए, आप बात बताइए, क्योंकि हर इंसान का एक्सपीरियंस अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। नहीं देखिए, एक तो अखबार चलाता हूं मैं और काफी तेज लिखता हूं, मेरे आर्टिकल जो रहते हैं
वो लोग ज्यादा शेयर करते हैं, बहुत ज्यादा उसके फॉलोअर्स है, फैंस है, बड़े बड़े क्लब बनाए लोगों ने इसी तरीके से। और वो हिसाब से क्या हो रहा है कि जब ये चालू हुआ इन्होंने, तो मैं तो सारा समझ लिया था कि किस तरीके से ये हुआ। तो मैंने एक वीडियो भी देखा था कि जब जब हमारे इसके अंदर वो नई कोई टेक्नोलॉजी ऐड करने की कोशिश करते हैं, यानी जब वो स्पेनिश फ्लू आया था उस साल में भी वो स्पेनिश फ्लू इसलिए आया था कि उस साल में जो रेडियो है वो रेडियो का इंट्रोडक्शन हुआ था, तो उसके जो वेव्स बने थे वो वेव्स के कारण ये सारा स्पेनिश फ्लू यानी लोग बीमार गिरे थे। तो उसके बाद में तो ये हमेशा फिर रेडार सिस्टम आई, उसके बाद में ये 1G 2G वगैरह 5G। तो ये 5G तो पर्टिकुलरली उस दिन जगदाले साहब ने बोला, ऐसी आई एम नॉट ए टेक्निकल मैन नॉर ही, बट ही इज ए वेरी गुड, मुझे उनका अच्छा एक लगा कि वो स्टडी करते हैं उसका और ही स्पीक विथ प्रूफ्स। तो उन्होंने जिस तरीके से वो माइक्रो डिफाइन किया है कि 5G की टेक्नोलॉजी कौन सी है, वो किस तरीके से मिलिट्री में यूज होती थी, और जो कि यानी क्या बोलते हैं उसको सिविलाइज एरिया में नहीं आने से वो उधर चल जाती थी, और उनके लिए जरूरी था क्योंकि उनको वो उसके अंदर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी उसके अंदर उनको डिफरेंस नहीं होना, क्योंकि अगर कोई फायर करनी है कुछ करनी है तो सारा 5G टेक्नोलॉजी से होता था उनका। तो फॉर मिलिट्री इट वाज ऑल राइट, लेकिन वो टेक्नोलॉजी इन लोगों ने सिविल सोसाइटी के अंदर लाई है, और उसके कारण जो हो रहा है, देखिए मेरा तो खुला आरोप है इसके बारे में, चाहे मुझे गवर्नमेंट जेल में डाले कुछ भी डाले, लेकिन एक बात समझिए इसके अंदर कि ये जो 5G की टेस्टिंग चल रही है इसके कारण लोग मर रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है इसके कारण लोग बीमार हो रहे हैं, क्योंकि इसके कारण रेडिएशन आ रहा है और उसके कारण सारी की सारी ये जो सर्दी खांसी जुकाम वगैरह जो हो रहा है, कई लोग जगह तो लोग खड़े खड़े मर गए। कई वीडियोस आपने देखे, मैंने देखे, पंजाब के अंदर क्या हुआ, कितने लोग मर गए, गाँव खेड़े, एक कोई गाँव है उसके अंदर का भी वीडियो मेरे पास में, तो उस वहां पे भी लोग मरे, और उसके बाद में उन लोगों ने जब टावर तोड़ दिया उसके बाद में एक भी आदमी नहीं मरा। तो दे हैव प्रूफ्स। तो ये क्या है कि ये होना नहीं चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, हमारे बिल्डिंग में, मेरी अपनी बिल्डिंग में 5G का उन लोगों ने फाइबर लगाया है, और जब मैंने उन लोगों से बोला कि इस फाइबर को निकालो, हमारे बिल्डिंग में 5G नहीं चाहिए, तो वो बोलता है कि वो हम नहीं निकाल सकते, और हम क्यों निकालें। तो जब से मैंने उसको मेरे घर के अंदर 5G का सिग्नल बंद करवाया है, तब से केबल और इंटरनेट में परेशान करने लग गया है। इतना तंग करता है, स्लो कर देता है, स्पीड स्लो कर देता है। केबल 3 दिन से नहीं आ रहा था, तो जब मैंने उसको कंप्लेंट की तो बोलता है नहीं आपने 5G बंद कराया इसलिए। अरे 5G का उससे क्या ताल्लुक है, 5G का उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो 5G के पीछे लगा हुआ है। और मैंने उसको बोला अगर तूने बिल्डिंग से 5G नहीं निकाला तो मैं केस कर दूंगी, तो वो निकाल ही नहीं रहा है। और बिल्डिंग वालों को मैंने इतनी रिक्वेस्ट की कि बिल्डिंग से 5G निकलवाओ, इससे रेडिएशन इज नॉट गुड, पर लोगों को समझ में ही नहीं आ रही है, वो लोग नहीं निकाल रहे हैं। आज उसने उधर पुलिस स्टेशन के सामने बोलता है मैंने टावर लगाया है, कल को बिल्डिंग के ऊपर लगाएगा। ऐसे ही तो धीरे धीरे ये स्प्रेड होगा ना, पहले मेन टावर लगाएंगे। बातें क्या है, ये हमारे देश के अंदर ये जो लोगों को लैक ऑफ नॉलेज है उसके कारण ये सारी चीजें पसर रही है, और ये 5G का जो 5G के कारण जो ये सारी तकलीफ हो रही है, तो उसको छुपाने के लिए इन्होंने ये कोरोना का नौटंकी चालू कर दिया, बाकी कुछ नहीं है, एक बात समझिए। और 5G तो क्यों लाना इनको, हाँ लॉकडाउन भी इसीलिए किया है कि 5G की टेस्टिंग कर सकें। हाँ, क्योंकि शाम को लॉकडाउन यानी क्या, कोरोना क्या रात को ही बाहर निकलता है क्या, दिन में सोता रहता है? मुझे बताइए इससे ज्यादा क्या बड़ी बेवकूफी हो सकती है? यही तो पब्लिक नहीं समझती ना, यही तो, ये सवाल पब्लिक क्यों नहीं करती। अरे 15 से 18 महीने हो गए करीब करीब, और 18 महीने में कोई आदमी ये नहीं पूछता इनको जाके, कलेक्टर को या इनको, कि व्हाट इज दिस नॉनसेंस गोइंग ऑन। क्या कोरोना के साथ में आपकी मीटिंग हो गई है क्या कि भाई ये रात को निकलना, भाई दिन में लोगों को तकलीफ नहीं देना, और दिन में भी लॉकडाउन करते क्योंकि यानी दिल में चाहिए। रात को तो सब लोग अपने अपने घर में सोते हैं, रात का तो टाइम होता है उनका घर जाने का, तो रात को लॉकडाउन करने का समझ में नहीं आता मुझे। तो इसीलिए वो कोरोना की टेस्टिंग जो होती है ना, ये सीधी बात है, कोरोना की अपने 5G की टेस्टिंग होती है। एक बात ध्यान में रखिए, अभी फिलहाल में क्या हो गया है गिनी जी, एक बात समझिए। मैंने अभी आर्टिकल लिखा था कि कोरोना चाहिए किसको किसको, तो मैंने उसके अंदर लिखा था कि कोरोना किसको चाहिए, कोरोना चाहिए स्कूल टीचर्स, प्रोफेसर्स, क्योंकि इनके स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, कोर्ट वाले, और ये कॉलेज, ये सारे कोर्ट बंद है, सारी बंद है, लेकिन पगार पूरी चालू है। वो तो बोलते कि यार ये बहुत अच्छी बात है, पूरा जिंदगी भर लगा रहे 10-15 साल। तो ये एक क्लास हो गया, गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह इनका एक क्लास हो गया।
दूसरा किसको चाहिए, ये पुलिस वालों को चाहिए, क्योंकि उनके हाथ में तो अलादीन का चिराग मिल गया। वो तो बोलते साले इतनी पावर मेरे हाथ में आ गई, किसको भी मैं डंडे मार सकता हूँ, किसका भी दुकान में बंद कर सकता हूँ, किसकी भी मैं गाड़ी रोक सकता हूँ, ए तूने मास्क नहीं लगाया, उसको वो तो बोलता कि ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई है। उसके बाद में महसूल डिपार्टमेंट यानी तहसीलदार, मामलेदार सादा, वो हमारे गांव का ग्राम सेवक, वो जाके लोगों को बोलता है कि तुमने मास्क क्यों नहीं लगाया। हमारे गांव के अंदर कल दौंडी लग रही थी कि अगर आपने मास्क नहीं लगाते, आपने वो क्या बोलते ये नहीं किया, वैक्सीनेशन नहीं लिया, तो हम आपका राशन बंद कर देंगे। मैं तो इतना जाके उसको फायर कर दिया, क्योंकि मेरे गांव का था। मैंने बोला ये दौंडी मेरे पाने क्या ढिंडोरा पीटते ना, तो ढिंडोरा लगाया था उन्होंने कल। तो ये क्या हो गया है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है ना, ये तो लोग बोलते हैं कि ये लॉकडाउन रहना चाहिए, ये कोरोना रहना चाहिए, क्योंकि वो बोलते हैं इतनी पावर तो हमारे हाथ में कभी आई नहीं। तो ये जो अच्छा उसके बाद और लॉकडाउन किसको होना, एक बात समझिए, ये जो अभी कोरोना के नाम पे नए नए हॉस्पिटल्स खुल गए, अच्छा वो लोगों को मार रहे हैं एक्चुअली, लेकिन उसके बाद में भी अच्छा एक तरफ वो क्या बोलते हैं कि हमारे पास में कोई दवा नहीं है, हमारे पास में कोई इंजेक्शन नहीं, इसका कोई वैक्सीन निकला नहीं है कोरोना का। उसके बाद में भी ये लाखों रुपए के बिल। अकोला में एक छोकरा जो ये हो गया था, कलेक्टर के एग्जाम पास हो गया था वो, और उसको अपॉइंटमेंट ही सिर्फ मिलना बाकी थी। वो बच्चा उसके वो कोरोना हो गया, उसको जबरदस्ती हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जबरदस्ती में उसको इंजेक्शन दिए गए। क्या नहीं इमेजिन, उसको अकोला के अंदर करीब करीब 25 लाख रुपए तो उसका अकोला के हॉस्पिटल का बिल बनवाया। उसके बाद में उसको 25 लाख अकोले के हॉस्पिटल में खर्चा, उसको रेमडेसिविर क्या क्या दिया। अच्छा उसके बाद में दूसरा क्या, उसको बोले कि नहीं, इसको बोले तुम अभी हैदराबाद को या बेंगलोर को कहा लेके जाओ, एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था किया। वो हॉस्पिटल वालों ने बोला कि पहले 25 लाख रुपए आप डिपॉजिट करवाओ तो आप उसको एयर एम्बुलेंस में बैठाओ। 55 लाख रुपए गए, और 55 लाख रुपए वो बच्चे के जाने के, नाकट नाम का बच्चा है, 55 लाख रुपए भी गए, जान भी गई उसकी, मारा बचा नहीं, बचा नहीं। तो ये क्या है, ये सारा ये कोरोना के हॉस्पिटल्स है ना, इन लोगों के लिए एक ही नया अलादीन का चिराग मिल गया, दिया घसो पैसा आ गया, दिया घसो पैसा आ गया। तो इस तरीके से अभी ये जो ये केमिकल कंपनी है, पुलिस, और उसके बाद में सबसे पॉलिटिशियन। जब से ये कोरोना आ गया है, आपको लगे दिखेगा, मैं महाराष्ट्र के मंत्री इसके अंदर जाता हूँ ना सेक्रेटरीट में, या दिल्ली में जाओ तो देयर इज नो एंट्री। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो है उनको भी वहां पे भी कोई एंट्री नहीं है, बैंकों वालों में एंट्री नहीं है, सब लोग मजा कर रहे हैं, लोगों के कॉमन आदमी को तकलीफ हो रही है। तो ये जो ये वर्ग है, इनके कारण कोरोना चल रहा है। देखो इन लोगों की सैलरी बंद करवा दो, ये खुद रास्ते पे निकलेंगे, टीचर, ये प्रोफेसर, उसके बाद में ये महसूल वाले, पुलिस वाले, ये निकलेंगे रास्ते पे, नहीं नहीं भाई ये बंद कर दो, कोरोना नाम की कोई बात नहीं है। क्योंकि नौटंकी सब दिख रही है ना, यानी तुम एक गाड़ी के अंदर जाएंगे तो 2-3-4 जन होना, 2 जन होना, और हवाई जहाज तो फुल चल रहा है। मैं दिल्ली गया, बम्बई गया, फुल, वहां पे कोरोना नहीं है। वो बोलते कि नहीं बड़े लोग ये पैसा देते हमारे देश को, तो इनको तकलीफ मत दो। तो वो, और आपको भी पता है हवाई जहाज के अंदर वो क्या है, वो नौटंकी के जैसा एक शील लगाते थे प्लास्टिक का सामने, बस हो गया था। कोरोना क्या ये सामने चलता है, वो शील के नीचे से आता नहीं ऊपर। यानी कितनी बेवकूफियां चलानी है देश के अंदर। और मुझे आश्चर्य इस बात का लगता है कि नो बड़ी इज, यानी इसके बारे में विरोध नहीं कर रहे हैं कि यानी क्या करना है। लोगों का दिमाग नहीं इस्तेमाल करते। फ्लाइट के अंदर बैठने से पहले आपको शील्ड पहनना है, मास्क पहनना है, और एक दूसरे से दूर रहना है, लेकिन फ्लाइट के अंदर बाजू बाजू में बैठे हो, बाजू बैठे हुए, और अंदर जाने के बाद में सब लोग शील्ड निकाल डालते, मास्क निकाल डालते, सबके सब बैठे गप्पा मारते रहते। सब लोगों के दिमाग में ये क्लियर है कि ये खाली बेवकूफी है। 50%, अभी 50-50 हो गया है। अभी तक के तो कैसा था कि ये 95%, 95% ऐसा था, 95% के दिमाग में बैठा था कि कोरोना है। लेकिन अभी मैं देखा हूँ करीब 50-50 लोगों के इसके अंदर हुआ है। गाँव खेड़े के अंदर तो बिल्कुल लोगों के दिमाग में क्लियर है कि ये सारी नौटंकी है करके। लेकिन करेंगे क्या, क्योंकि पुलिस के डंडे कोई खा नहीं सकता। उनकी बाद में उनको कॉर्नर किया जाता है कि तुमने ये नहीं किया तो तुमको ये नहीं मिलेगा, तुमको अगर बैंक में आना है तो वो कोरोना पॉजिटिव क्या बोलते उसको टेस्टिंग का सर्टिफिकेट लेके आओ। तो ये सारी जो नौटंकी चल रही है, देश का कबाड़ा बच गया, इतना सिर्फ मैं बोल सकता हूँ इसके अंदर सारा का सारा। किसान मर गया। मैं आपको खुद मजाक लगेगी, मेरे यहाँ का मैंने तरबूज और खरबूज लगाया था, मेरे करीब करीब 4 लाख के खरबूज और तरबूज सड़ गए जगह पे, क्योंकि बाजार में लेके नहीं जा सकते थे। मैंने एक दिन गुस्से में वो तरबूज का मेरे ट्रैक्टर भरवाए 2 ट्रॉली, और जाके पूरे रास्ते पे कलेक्टर ऑफिस के पूरे रास्ते पे जाके डाल दिए कि मतलब ये तुम्हारे तरबूज है, उसके कारण बेच नहीं सकते, ये तरबूज खाओ आप।
पूरे रास्ते पे मैंने तरबूज डाल दिए थे, उसकी न्यूज उसको बन क्यों गई। डाल दिया? उससे अच्छा गांव में बांट देते। मेरे बीवी भी ने यही बोला कि आपने बांटे क्यों नहीं। मैंने बोला भाई खेत पे जिसको खाना है ना मेरे खेत पे आए खाए, लेकिन मैं लोगों को फोकट इसलिए नहीं खिलाना चाहता कि पहले तो पैसे नहीं देते और फोकट में मिलने वो लगेंगे तो वो भी बोलेंगे यार ये बहुत अच्छा है कोरोना, ये रहने दो, ये तरबूज खरबूज फोकट में मिलते हैं। कलेक्टर को तो देना ही नहीं चाहिए था, उससे अच्छा नहीं तो कलेक्टर के रास्ते पे डाले मैंने, रास्ते पे डाले पूरे फोड़ के, और वो भी फोड़ फोड़ के गुस्से में पूरे के पूरे, हमारे बच्चे और हम अच्छा गए थे अच्छा, तो पूरा रास्ता लाल कर दिया था मैंने। दैट्स वेरी सैड। दैट इज नथिंग बट दी वे ऑफ प्रोटेस्ट। हाँ आई अंडरस्टैंड। मुझे भी पता है कि ये सारी चीजें गलत है, लेकिन अभी मुझे नहीं, बताइए करे क्या। आपका आपका इतना नुकसान हुआ उसकी सैड बोल रही हूँ कि दैट्स वेरी सैड के कितने सारे किसानों का कितना नुकसान हो रहा है। बोलिए आप। अच्छा, किसानों को मैंने बोला कि आप आइए रास्ते पे, लेकिन क्या है कि आपको मैं बता, मेरा एक वीडियो तो इतना वायरल हुआ था, एक जगह पे इसी तरीके से पुलिस किसान को वो रास्ते पे बैठे थे और उसको वहां से हकाल रहे थे, तुम उठाओ उठो यहाँ से, भागो यहाँ से। मैं फॉर्चुनेटली वहां से जा रहा था और उसके बाद में मैंने देखा तो मैंने इतना डांटा उन पुलिस लोगों को, मतलब आज के 2 मिनट के अंदर भागो यहाँ से। मैंने सबको भगा दिया, किसानों को, अब वो पुलिस वालों को, कमेटी वाले आए थे वहां पे, दुकानें खोल दी मैंने। अकोले में मैंने दुकानों की लाइन खोल दिया, मतलब खोलो, पुलिस खड़े रहते थे, मैं दुकान 100 200 दुकान लाइन पे खोल दिया और नथिंग डूइंग, वी आर नॉट गोइंग टू क्लोज आवर शॉप, खोलो प्रकाश मैं खड़ा हूं। जी, ये वहां अकोला में आप कर सके, यहाँ शहर में तो ये हो नहीं सकता ना। नहीं मैं भी वो दुकान के वो लाइन से मैं निकल जाता था तो उसके बाद में पुलिस की गाड़ी आती थी तो दुकान वाले दुकान बंद करके भाग जाते थे वहां से, उनमें हिम्मत नहीं है। मैं तो उनको ये बोलता था कि भाई तू दुकान जो खोल रहा है तो इतना छोटा सा ये एक पट खोलेगा पाएगा। मैंने बोला यार तू दुकान का मालिक कौन है? बोले मैं हूँ। मला नहीं तू दुकान का मालिक नहीं है, तू तो चोर है। मतलब तू चोर के जैसा दुकान खोल रहा, चोर के जैसा बैठ रहा। मतलब मालिक है करके बताओ पुलिस को कि मैं दुकान का मालिक हूँ, मैं सोचूंगा बंद करना खोला करना। पुलिस उनको बोलती है जब तक तुम वैक्सीनेशन नहीं लगाते तब तक तुम दुकान नहीं खोल सकते, लेकिन और एक उनके तरफ वैक्सीनेशन लगाने से, और दूसरे तरफ बोलेंगे कि वैक्सीन इज नॉट मैंडेटरी। हाँ मैंडेटरी तो नहीं है, और दुकान वाले को बोलेंगे कि तुम वैक्सीन लगाओ नहीं तो दुकान पे बैठने का नहीं है। तो ये सारे दुकान वाले आरटीआई क्यों नहीं करते, या कलेक्टर को लेटर क्यों नहीं लिखते, या सीएम को लेटर क्यों नहीं लिखते? नहीं गिनी जी, उसके बाद में आपको पता है जो पेंडेमिक एक्ट है 2005 का, और उसके बाद में ये लोग 1894 का जो एक्ट बताते हैं, दैट एक्ट इज नॉट वन साइडेड, प्लीज माइंड। वो एक्ट के अंदर एक क्लियर कट लिखा है कि अगर इसके कारण जिन लोगों का भी नुकसान होता है तो दे शुड बी कॉम्पनसेटेड। आपकी माहिती के लिए बताता है, आई हैव ऑलरेडी लॉज माई क्लेम with the अकोला कलेक्टर एंड टू द स्टेट गवर्नमेंट। और उसके बाद में उसके मैंने कॉपी भेजी थी यहाँ पे दिल्ली में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो ये है उनको, तो उसका मुझे लेटर आया। उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को डांटा कि आपने अभी तक के इनका लॉस क्यों भर के नहीं दिया और व्हाई दिस इज नॉट सेटल्ड। लेकिन लोगों को पता नहीं है, मैं तो लोगों को ये बताने की कोशिश करता हूँ। नहीं आप पहले समझने की कोशिश करो। देखिए आपके घर में समझ लो चोरी हुई और अखबार के अंदर न्यूज आई कि फलाने फलाने इनके आदमी के घर को चोरी हुई, या एक आधी लड़की है उसके ऊपर समझ लो कोई आदमी ने उसका हाथ वाथ पकड़ लिया और उसके साथ में कोई बदसलूकी किया, तो पेपर के अंदर न्यूज आ गई। तो क्या पुलिस ये न्यूज पढ़ के मेरे घर को चोरी हो गई तो मेरे घर को आएंगी या वो लड़की के घर को जाएंगी क्या? सी वी हैव टू लॉज ए कंप्लेंट, तब जाके पुलिस आएंगे ना। तो गवर्नमेंट आपको नुकसान कब भर के देंगे? व्हेन यू लॉज ए कंप्लेंट, क्लेम योर, आपका क्लेम दाखिल करो ना भाई कि मेरा लास्ट ईयर इतना इनकम था, ये साल मेरा आपने 2020 में मेरा जो दुकान बंद करवाया उसके कारण मेरा इतना लॉस हुआ। मैंने तो सीधा डाल दिया, मेरे 2019 की बैलेंस शीट मैंने जोड़ दिया कि मेरा 2019 में इतना इनकम था, 2020 में मेरा इतना इनकम हुआ। तो दिस इज माई, वो भी सीए के सर्टिफिकेशन के साथ में डाल दिया। दे हैव टू एग्री, इधर यू sue me in the court, आप मुझे मेरे ऊपर दावा दाखिल करो कि मैंने झूठा एफिडेविट दिया, या मेरे पैसे दे दो, सीधा बात है। और मैंने उसके अंदर जो क्लेम दाखिल किया है उसके अंदर मैंने लिखा है, ये मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बाकी के लोगों को भी मैसेज देना चाहूंगा कि यू आर डूइंग ए स्टूपिडिटी। जिस दिन ये देश के लाखों व्यापारी, लाखों किसान, लाखों मजदूर जाके क्लेम दाखिल करेंगे ना कलेक्टर ऑफिस के पास में और उनके अथॉरिटी के पास, लॉकडाउन बंद हो जाएगा। सारा लॉकडाउन हटा, इनकी औकात नहीं है लोगों के इतने पैसे देने की, ये क्या करना है बस। लॉस हुआ भर के दो। दुनिया को पता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि आप ऐसा कर सकते हो। दुनिया में पता है, ये बात लोगों तक फैलने और उनको पता चलना बहुत जरूरी है।
मैं आपको वो मैंने जो मेरा क्लेम दाखिल किया है वो मेरे पूरा का पूरा ड्राफ्टिंग में आपको भेज दूंगा कल। वो आप हाँ, किस आप तरीके से मुझे भेज उसको, दीजिए, पीडीएफ भेज हाँ देना मुझे, मैं अपने चैनल पे शेयर कर लूंगी। मैं अपने बिल्कुल चैनल का नाम लिख देती हूँ यहाँ पर, टेलीग्राम चैनल का, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि आपको चाहिए, मैं अपने व्हाट्सएप पे डाल दूंगी। तो प्लीज 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 डू दैट। हाँ, तो एक बात जो आपने मुझे वीडियो भेजा था, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को बताएं कि लोग हकीकत में क्या कोरोना से मर रहे हैं, नहीं 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 नहीं। कोरोना से क्यों कोई मर रहे मर हैं। नहीं रहा है। देखिए सिंपल विषय है, कोरोना इज नदी नाम दिया है इन्होंने। ये सादा सर्दी जुकाम है, जिस तरीके से वो बताता है अपना तरुण कोठारी बोलता है या अपना विश्व स्वरूप बोलता है या बाकी सारे डॉक्टर बोलते हैं, उसी तरीके से दिस इज नथिंग बट अ सिंपल फ्लू, और जो हर एक साल होना मिनट, चाहिए। एक मिनट, जो बॉडीज हॉस्पिटल से आई शमशान घाट जाने के लिए, उनको जब उनका कपड़ा निकाला गया तो किसी का मुंह टूटा हुआ, खून निकल रहा है, किसी के यहाँ पे बैंडेजेस पेट में से लगे खून हुए, निकल रहा है, वो उसके सब ऑर्गन्स क्या गायब था। करवा दिए, ऑर्गन्स गायब करवा दिए। बहुत बड़ा बिजनेस हुआ। तो मैंने तो मेरे इसके अंदर डाला था ना, मैंने तो पूरा का पूरा विथ प्रूफ डाला था। मैंने बोला था कि ये अगर वीडियो झूठा है तो आई विल गिव यू द प्रूफ, और अगर झूठा है तो मेरे ऊपर मुकदमा दाखिल करो। मैं यही चाहती हूँ कि आप बताओ पब्लिक को, क्योंकि बता रहा हूँ, मेरे तो वो लोग वीडियो इतने लोग इतने वायरल हो गए, बहुत ज्यादा वायरल हुए वो सारे के सारे, जबकि यूट्यूब हाँ वालों ने बैन करके रखे हुए मेरे सारे वीडियो। उसके बावजूद पब्लिक ने उसको मल्टीप्लाई किया, पब्लिक ने। हाँ मैंने हाँ, एक देखा, मेरा एक वीडियो जो 50 लाख के ऊपर सर्कुलेट हुआ। वो जो दुकान खोलने का वीडियो है वो तो पता नहीं है लाखों में हुआ कि करोड़ों में हुआ, हर गांव में मुझे से। भेजना, मुझे भेजना, बिल्कुल मैं भी उसको शेयर करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए जो लोग मरे एक हैं। मिनट, तो वो पूछ रहा है कि आप ऐसे वीडियोस जो है कहाँ शेयर करते हो ताकि वो लोग भी उसको फॉलो कर सकें। मैं तो देखो यूट्यूब, फेसबुक पे मेरे सारे हैं, सारे वीडियो मेरे अच्छा, फेसबुक के प्रकाश पूरे डालिए फेसबुक के ऊपर, सारे आपको आपका मिल जाएंगे। फेसबुक का आईडी क्या है आपका। बस ये प्रकाश पूरे डालो ना, अच्छा, मेरे नाम से ही है। ठीक है। और कहीं पर डालते हो आप, आपका कोई नहीं नहीं टेलीग्राम नहीं चैनल है। नहीं नहीं नहीं, टेलीग्राम अभी मैं ज्वाइन नहीं किया है अभी मैं, और उसके बाद में मेरे व्हाट्सएप के ऊपर है। हाँ, आप मुझे और जो व्हाट्सएप कर देना, मैं शेयर कर लूंगी। ओके ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे मैं को क्या सारे करता हूँ ना, वीडियोस भेज देना। मेरे वीडियो जो रहते हैं ना, मैं ये देखता हूँ कि वो 3-4 मिनट के ऊपर नहीं रहे, 5 मिनट के ऊपर नहीं रहे। वही कुछ ही हाँ, वीडियो ऐसे हुए थे जिसके अंदर मुझे कुछ टेक्निकल बातें बतानी थी, वो वीडियो मेरे को 10 मिनट 12 मिनट के हुए थे। लेकिन आपको मजाक लगेगा, एक मेरा 16 मिनट का वीडियो 50 लाख के ऊपर सर्कुलेट हुआ। 16 मिनट का वीडियो था वो। क्योंकि क्या था कि मैंने उसके अंदर इतनी बातें एकदम टक 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 बिल्कुल बम्बार्डिंग किया था मैंने। वो लोगों ने मुझे ये फोन किया कि सर आपका, हमको एक आदमी तो इतना बेचारा भावुक हो गया था कि बोले सर आपने मेरी और मेरे सारे दोस्तों की जिंदगी बचाई। बोले हम 16 दोस्त का हमारा ये है, 16 में से बोले हम कोरोना पॉजिटिव अगर सारे हुए थे बोले तो 4 जन हॉस्पिटल में गए, और उसके बाद में हम 12 जन थे बैठे थे, आपका वीडियो देखा बोले। हमने डिसाइड किया कि नहीं जाने का इसके अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर। हम हॉस्पिटल में ही नहीं गए, हमारे चारों दोस्त मर गए बोले, हम जिंदा है, हाय, हम जिंदा है। और बोले हाँ, पोरे साहब हम जो जिंदा है वो आपके वीडियो के कारण है, क्योंकि आपने हमको हिम्मत दी थी कि हॉस्पिटल में मत जाइए। हम नहीं गए, हमको बोले अकोला आना है, आपकी तुला करवानी है बोले, तुला आपको, आप बोले हमको एक तराजू दे देना और आपकी तुला ऐसे करेंगे बोले हाँ कि आप सिर्फ मुंह में से शब्द निकालो कि आपकी तुला किस चीज से करनी है। और हम बोले पैसे से काफी धनी है, और आप बोलो तो बोले 500 के नोट से, आप बोले तो बोले 2000 के नोट से आपकी तुला करवाएंगे। देखिए उनकी भावनाएं देखिए, और लोगों को जिस तरीके से हौसला मिला वो सारे, इससे कई लोग आए इसके अंदर से। तो लेकिन क्या हुआ है मालूम है क्या, कि ये जो जिस तरीके से सारी चीजें चल रही है, मैंने देखा है कि जो लोग हॉस्पिटल में गए उनको ये जिस तरीके से सारी गलत दवाएं दी गई, आपको भी पता है सारे के सारी कौन सी है ये इसके अंदर की, जो कि अभी गंदे में ये सिर, इन लोगों ने ये देखो ये वर्मेक्टाइन है, उसके बाद में आवर्मेक्टिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, गंदे में इन्वर्मेक्टिन सिर है, है, उसके बाद में जिंकोविट है, एनवायरमेंटल, डेक्सामिथिलिन है, उसके बाद में ये मल्टी विटामिन की उनकी टैबलेट्स है, और सबसे मेन बात है ये टोसिलिजुमेब, और उसके बाद में स्टेरॉइड्स प्लस ये रेमडेसिविर के इंजेक्शन। तो जिसको सबसे जिसको ज्यादा लोग तो उससे मरे हैं।
नहीं, रेमडेसिविर तो जिस आदमी को देते हैं ना जिमी जी, आपको बताना चाहूंगा मैं कि डॉक्टर ने मुझे बताया कि रेमडेसिविर देने के बाद में उसका शुगर काउंट 500 हो जाता है, 500 के ऊपर चले जाता है। और ऐसे 10-10 12-12 इंजेक्शन देते हैं उसको। अच्छा, देते कि नहीं ये भी पता नहीं है। देखो, मैं आपको एक कथा नहीं, एक बात बताता हूँ। हमारे कोल्हापुर के अंदर एक मंदिर है महालक्ष्मी जी का। तो वो महालक्ष्मी जी को लोग क्या करते हैं कि वो उसको, हमारे लोग बोलते हैं उसको साड़ी, और साड़ी चोड़ी बोलते हैं उसको। तो साड़ी चोड़ी का उसको यानी वो कपड़ा चढ़ाते हैं और वो चूड़िया चढ़ाते हैं उसको। तो वो लोग जाके चढ़ा देते, उसके बाद में वो अंदर जाती है, उसके बाद में वो दूसरे दरवाजे से बाहर निकल के वापस से वही दुकान पे जाती है, वापस से वो सर्कुलेट होती रहती है। तो रेमडेसिविर का भी वैसा ही है। रेमडेसिविर वैसी है। वो रेमडेसिविर अंदर गए, अंदर वो पेशेंट का तो कोई आदमी देखने के लिए है ही नहीं उसको, ना ही उसके सामने कोई सीसीटीवी कैमरा लगा है। तो उसको जाके वो अपना ग्लूकोज का इंजेक्शन या क्या बोलेंगे उसको इंजेक्शन चढ़ा देते होंगे। रेमडेसिविर उठाए, वो बाजार में बेच दिए, वापस से वो आ गया, घूम रहा है। लेकिन उसके बाद में भी मैं बोलूंगा कि अगर ऐसा किसने किया है ना, फिर भी बहुत अच्छा हुआ कि कम से कम उसको रेमडेसिविर मिला नहीं और मरा नहीं। हाँ, और रेमडेसिविर बीच में जो नहीं मिले ना, वो भी बहुत अच्छी बात है कि नहीं मिले लोगों को, कम से कम लोगों की जान बची। और बाद में बैन करवा दिया। रेमडेसिविर जिनको लगा वो मर गए, जिनको नकली लगा, जिनको नकली लगा वो बच गए, वो लोग बच गए। बिल्कुल। हाँ, ये बहुत जगह हुआ। आप मुझे बताइए, ये कितनी बड़ी बात है कि ये आपने ही ये सारी की सारी दवाएं आपने प्रोटोकॉल में डाली, उसके बाद में आपने बंद करवा दी। तो क्यों बंद करवा दी भाई, क्यों बंद करवा दी? और ऑलरेडी ये तो सारी दवाएं वर्ल्ड में बंद थी, पूरे दुनिया में बंद है ये सारी, और भारत के अंदर चली। 100 साल पहले जी कौन से विटामिन्स खाते थे, कौन सी दवाइयां लेते थे हिंदुस्तान में? कम से कम कोई भी कुछ नहीं लेता था, फिर भी हट्टे कट्टे 100 साल की उम्र होती थी। मतलब जो हमारे, हाँ, हमारे जो बुजुर्ग थे उच्चे लंबे हट्टे कट्टे होते थे और 100 साल जीते थे। वो कौन से मेडिसिन लेते थे एलोपैथिक, और कौन से विटामिन्स लेते थे, और कौन से ब्लड टेस्ट कराते थे? कुछ भी नहीं। बस अच्छा साफ सुथरा खाना खाते थे, टाइम से खाते थे, साफ सुथरा पानी पीते थे, और मेहनत खूब करते थे, चाहे वो खेतों में हो या कोई भी हो। आजकल की जिंदगी को पूरा उल्टा कर दिया है, बीमारी का घर बना दिया है। नहीं, लोगों की इम्यून सिस्टम पूरी खत्म करवा दिया, लोगों की आदतें बिगाड़ दिया, लोगों की मेहनत करने की ये जो है पूरी की पूरी, ये अभी जो नया मॉडर्न साइंस और रिमोट वाली चीजें आ गई, उसके कारण सारा खत्म हो गया है। और रहने की स्टाइल बदल गई, लोगों की खाने पीने की स्टाइल बदल गई है। आपके हिसाब से बच्चों की आदतें बिगाड़ दी हम लोगों ने। आपके हिसाब से मास्क अगर लगाने को बोला जाता है, जैसे अभी अकोला में तो मुझे नहीं पता, पर यहाँ शहरों में जो है यहाँ पे तो बहुत दिक्कत है। जबरदस्ती है, जोर जबरदस्ती है, पुलिस के डंडे खाने पड़ते नहीं तो। हाँ, पुलिस नहीं, सिर्फ पुलिस के डंडे नहीं, अगर आप मास्क नहीं पहनते हो या फाइन नहीं देते हो, आपको सीधा पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं, सीधा अरेस्ट करते हैं। जबकि ये मैंडेटरी नहीं है, जबकि मैंडेटरी नहीं है मास्क लगाना। अगर उनको कई लोगों ने उनको आरटीआई के मतलब वो दिखाए कि ये आरटीआई है, तो पुलिस वाले बोलते हैं ये फेक है पेपर, तुम लोग हमको बेवकूफ बना रहे हो, हम इस पेपर को नहीं मानते। क्या करे इंसान? बिल्कुल। तो ऐसे में क्या करना? मास्क के बारे में, वैक्सीन के बारे में, या जैसे क्या आपके हिसाब से सलाह क्या है लोगों के लिए? देखिए, एक तो पहली बात, ये मास्क लगाने का जो है ना, ये इसके पीछे भी इनका एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। क्योंकि देखो ऐसा था, आप पहले एक बात समझने की कोशिश करो, जब ये पहली बार ये मार्च 2020 से जो आया, उसके बाद में कुछ लोग मर रहे नहीं थे। क्योंकि क्यों नहीं मर रहे थे, एक बात समझिए आप। 2020 के मैं अंदर आपको एक आंकड़ा बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, 2019 में हमारे देश के अंदर की कुल मौतें थी 1,44,00,000। कुछ फिगर और होगी, लेकिन छोड़ो, हिसाब के लिए मैं बताता हूँ आपको। 1,44,00,000 लोग 2019 में मरे थे। तो यानी सारी बीमारियों से, कोई बुढ़ापे से, कोई नेचुरल डेथ, एक्सीडेंट, सारी पकड़ लो आप। ये गवर्नमेंट की फिगर्स बता रहा हूँ मैं आपको, वेबसाइट से निकाली हुई। उसके बाद में 2020 में जब से ये बोल रहे पेंडेमिक है, उस साल में लोग मरे हुए 1,30,00,000, 14 लाख लोग कम मरे हुए हैं। यानी पहले मरते थे हर साल में करीब 45 लाख 40 लाख लोग, करीब 40,000 लोग रोज के, 40,000 लोग रोज के मरते थे। और पेंडेमिक के समय पे 35,000 हो गए, यानी 5,000 लोग कम मरे।
और ये बोल रहे कि पैंडेमिक है, लोग मर रहे हैं कुछ, और जबकि इन्होंने आपको भी मालूम। तो फिर हॉस्पिटल में इतनी लाइन क्यों है, श्मशान में इतनी लाइन क्यों है? नहीं, वो तो मैंने मेरे वीडियो मैंने रिलीज किया था, उसके अंदर बता दिया था, और बताता हूँ उसकी यानी उसकी हकीकत क्या है, एक समझिए। देखिए, उस दिन मैंने दिल्ली में मेरे मित्र है उनको पूछा, या कलकत्ता में अभी हमारे एक मित्र है, तो वो सांसद बने, उनको मैंने पूछा। हाँ, नहीं ये नहीं, उसका किस्सा ऐसा है। देखो, मैं अकोला शहर में रहता हूँ, यहाँ पे 7 स्मशान है। 7 स्मशान की सारी बॉडियां एक ही स्मशान में जला रहे, तो वहां गर्दी होगी। दिल्ली के अंदर करीब मैं ऐसा समझता हूँ, बंबई के अंदर 100-150 शमशान हो गए, और 100-150 शमशान का लोड अगर इन्हें 4 ही शमशान में डाले तो सीन तो क्रिएट होगा ना वहां पे। अरे बाप रे, लाइन लगी है, आदमी नहीं, जगह नहीं मिल रही है, लकड़ी नहीं मिल रही है, तो ये तो होने वाला है ना। उसी तरीके से हॉस्पिटल में है। मुझे बताइए, अकोला के अंदर मेरे करीब 1000 हॉस्पिटल होंगे, उसमें अभी सिर्फ 30 हॉस्पिटल चालू है, तो ये 1000 हॉस्पिटल के लोग सिर्फ 30 हॉस्पिटल में जा रहे हैं। दिल्ली में भी यही परिस्थिति है, तो क्या होगा, सारे हॉस्पिटल्स पैक हो जाएंगे, सारे के सारे शमशान पैक हो जाएंगे। और इन्होंने क्या किया, अभी जैसे मैं उस दिन देखा वाराणसी का सीन, वाराणसी के अंदर बॉडियां कहाँ जला रहे, गंगा के किनारे जला रहे, हाईवे के बाजू में जला रहे, रेलवे और हाईवे का ट्रैक है उसके बीच में जला रहे। तो रेलवे में जाने वाले लोग है वो भी देख रहे, हाईवे से जाने वाले लोग भी देख रहे, अरे बाप रे कितने लोग मरे, देखो चिताएं जल रही है, जगह नहीं है। तो देखिए, ऐसा है, सिनेमा के अंदर सीन क्रिएट करना पड़ता, पब्लिक लाना पड़ता। तो पब्लिक तो 200-400-500 रुपए देके, 1000 रुपए देके पब्लिक जमा कर सकते हो। मुर्दे कहाँ से जमा करवाएंगे आप, बॉडिया कहाँ जमा करवाएंगे? तो बॉडिया जमा करनी है, सीन क्रिएट करना है, टीवी वालों को फुटेज देना है, तो नेचुरली मुर्दे तो ये लाना पड़ेगा। तो जिंदे आदमी को तो नहीं जला सकते हो। इन्होंने मार, ठीक है, रिसीवर देके इनको मारा, लेकिन उसके बाद में भी देखो, दूसरी बात एक समझने की बात है कि जैसे अकोला शहर है, मैं जहाँ रहता हूँ, अकोला के हॉस्पिटल में आने वाला आदमी तो अकोला से थोड़ी है, वो अकोला से तो जो है वो है, लेकिन अकोले के आजू बाजू में जो भी गांव खेड़े है, वहां से जब आदमी कोई सीरियस हो जाता है तो वहां का डॉक्टर उसको रेफर करता है, भाई अकोला जाओ, फलाना करो, मेरे से हो नहीं सकता। तो नेचुरली वो अकोला आएगा। अकोला में आने के बाद में समझ लो खुदा ना खास्ता मर गया, तो मरने के बाद में वो कोई अकोला में थोड़ी उसकी बॉडी जलाता था, वो तो उसको उठाएगा, एम्बुलेंस में डालेगा या गाड़ी में डालेगा, अपने गाँव को लेके जाएगा, अपने गाँव के अंदर उसके खेत के अंदर उसका क्रियाकर्म करेगा। अभी क्या हो रहा है, कोरोना के काल के अंदर कोई नहीं है, वो यही जलेगा और यही शमशान में जलेगा। तो नेचुरली यहाँ पे वैसा सीन क्रिएट होगा, लोगों को दिख रहा है कि अरे बाप रे बहुत मुर्दे जल रहे हैं, बहुत बॉडी जल रही। और उसी तरीके से हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल के अंदर समझ लो 100-200 बेड है, 400 बेड है, वहां पे जाके पूरे गांव का पब्लिक आ गई है, तो नेचुरली वहां 5000, जहाँ पे 500 की व्यवस्था है, 5000 पब्लिक आ गई, तो क्या होगा, ना किसको ऑक्सीजन मिलेगा ना कुछ होगा। अच्छा, नालायक इतने हैं, एक बात समझिए, नालायक यही बोलूंगा, नालायक इतने हैं कि देखिए इनकी हिम्मत भी देखिए क्या है। लोग, मुझे तो आश्चर्य लोगों के सहनशीलता का लगता। देखिए क्या बोलते हैं मालूम है क्या आपको, अरे भैया ये आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। अबे ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, ये सीधा सीधा बोलना कि मेरे शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ गया, ये क्यों नहीं बोलता है तू? क्योंकि तुमने मास्क लगाने बोले हमको, मास्क लगा के हमने ऑक्सीजन लेना बंद कर दिया, कार्बन ले रहे हैं, और कार्बन होते होते हमारे शरीर के अंदर कार्बन डिपोजिशन ज्यादा हो गया, तो उसके बाद में कार्बन हो गया, तो उसके बाद में तू बोल क्या रहा मालूम है क्या, कि सर ऑक्सीजन लेवल कम हो गई। तो तेरे में हिम्मत होगी तो ये बोलना कि कार्बन डाइऑक्साइड शरीर का परसेंटेज बढ़ गया। तो अगर वो इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि उसको मालूम है, उसके कोई भाई ने बोला है इसको तू मास्क लगा, इसकी हिम्मत नहीं है बोलने की कि कार्बन परसेंटेज बढ़ गया। मुझे अगर कोई बोले ना कि मेरे शरीर में कार्बन का परसेंटेज, मैं कान के नीचे बजाऊं उसके। लोग मारे जा रहे हैं। गिनी जी एक बात ध्यान में लिखिए, मैं चैलेंज से बोलता हूँ, दावे से बोलता हूँ, कोई कोरोना से ये सारे के सारे दावे तरुण कोठारी ने भी किए, हाँ, ये सारे दावे उसने भी किया, उसने इनाम रखा है। किसने? ये तरुण कोठारी ने कि भाई कोरोना की डेथ बताओ और 1 लाख रुपए पाओ। तो व्हाई गवर्नमेंट इज नॉट एक्सेप्टिंग चैलेंज? नहीं, मैं आपसे चारों जन लोग जो है, मैं तो बहुत छोटा आदमी यहाँ, लेकिन ये तो नेशनल लोग हैं। मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि लोग हॉस्पिटल में क्यों मरे, क्या कर रहे थे वो हॉस्पिटल वाले उन लोगों के साथ जिनको एक सर्दी खांसी हुई, सर्दी खांसी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया। वो इंसान जख्मी, कटा हुआ, यहाँ से वहां से, सर फूटा कुछ है, उसको लपेट के ऐसे कि आप खोल नहीं सकते, आपको कोविड हो जाएगा। पेशेंट की फैमिली को बॉडी नहीं देते हैं, हजारों बॉडी ट्रक में लाद के उन लोगों ने दफनाई है और जलाई है। क्यों किया है उन लोगों ने ऐसे? किसने हक दिया उनको ये सब करने का? क्यों किया है मैं बताता हूँ इसका रीजन। एक तो ये इसके अंदर के ऑर्गन्स निकाले, एक विषय।
दूसरी बात में एक लॉजिकल बात बताता हूँ, आप एक पहले समझिए। इनका क्या कहना है, मास्क क्यों लगाने लगाते हैं ये आपको? क्योंकि वो बोलते हैं कि आपके सांस से हवा में फैलेगा, बराबर है ना, सांस से फैलता है ना। अरे जिस आदमी की सांस रुक गई है, अभी वो कहाँ से कोरोना फैलाने वाला है भाई? उसको दे दो ना बॉडी, उसको तो मर गया, सांस तो रुकना बंद हो गई, उसकी लेना बंद हो गई। एग्जैक्टली। और वैसे भी हमारे हिंदू धर्म के अंदर या जो भी आदमी मरता है तो आपको मालूम है वो बॉडी के नाक के अंदर रुई ठूस देते हैं, कानों के अंदर रुई ठूस देते हैं गीली करके, क्योंकि उसमें से कोई निकलना नहीं चाहिए, नाक में से नहीं निकलना चाहिए। और उसके बाद में मुंह के अंदर जो खाने का पान रहता है ना, वो खाने का पान डाल देते, क्योंकि वो काफी ये एंटी ये रहता है। हाँ। तो ये तो सारी सदियों से हमारे यहाँ चल रहा है। और उसके बाद में तुम ये बोलते कि नहीं नहीं वो बॉडी को तो सील करेंगे, ये करेंगे, डाल देंगे। और मैं आपको बताता हूँ, मैं तो कोरोना की कई बॉडीज, वो एक हॉस्पिटल के अंदर मैं वहां गया था, वो मर गया था, वो रो रही थी, उसकी माँ बेचारी बिलक बिलक के रो रही थी। तो वो बोल रही थी कि ये करो, इसका चेहरा बता दो, मेरे बच्चे का चेहरा बता दो। तो मैं उसी हॉस्पिटल में गया था, मैं तो कोरोना के सारे पेशेंटों को मिला, मास्क लगा हुआ नहीं था, कुछ नहीं था, सबको मैंने ये किया, सबको मैंने एक एक मिठाई का टुकड़ा दिया, बर्फी खिलाई उनको, खाओ। सारे लोग मुझे देख रहे थे भूत के जैसे कि कौन भूत आ गया घर के अंदर। उसके बाद में उसी हॉस्पिटल के अंदर वो एक आदमी, वो बच्चा मरा था और मार हो रही थी उसकी। मैं गया वहां पे, उस आदमी का पूरा वो चेहरा खोला, मतलब देख ले इसको। वो पुलिस वाले आए, वो अरे साहब आपने क्यों खोला, ये क्यों खोला वगैरह। मैंने बोला तो मैं भी उसके साथ में खड़ा था ना, मैं जिंदा हूँ आपके सामने। इसको तो 6 महीने हो गए ये सारी चीजों को, और कई बार किया मैंने ऐसा, कई हॉस्पिटल में जाता हूँ, कई कोरोना पेशेंटों को मिलता हूँ। अगर कोरोना या उस तरीके से वाकई में कुछ रहता था, सी टुडे माई एज इज 69, लेकिन उसके बाद में मैं जिंदा हूँ आपके सामने, इतना सब होने के बाद में। लेकिन अब मैंने मेरा सर, मैं इसलिए कभी कभी पीटते रहता हूँ कि एक आधा आदमी अंधा है ना, तो हम उसको उसको समझा सकते हैं उसके बारे में, लेकिन जो अकल के अंधे इनका क्या करें? मुझे हमेशा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि दुनिया अकल की अंधी है, उनको गुलामी करने की इतनी आदत पड़ गई है ना कि जिसने जो बोला वो सुन के चुपचाप बैठ जाते हैं, और आपके और मेरे जैसे जो आवाज उठाते हैं, सवाल करते हैं, हमको बेवकूफ बोलते बन जाते हैं। हाँ, हमको बेवकूफ, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक बात ये मैंने एक और चीज सुनी है कि खाने के अंदर, अनाज के अंदर, चीजों के अंदर कुछ केमिकल्स मिला के ये लोग मिलाने का प्लान कर रही है गवर्नमेंट, और ये लोग सब जो जिन्होंने कोविड प्लान किया है, ताकि हमारे दिमाग के ऊपर गलत असर कर सके। क्या ये सही है? नहीं, मैंने तो कोई इसके बारे में ज्यादा सुना नहीं है, लेकिन ये इसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम लोग आजकल जो खा रहे हैं, एवरीथिंग इज जेनेटिकली मॉडिफाइड। पहली बात एक समझिए, अभी तक के जेनेटिकली मॉडिफाइड सिर्फ कपास आती थी, क्योंकि कपास लोग खाते नहीं है। लेकिन लोगों को ये पता नहीं है कि वो जो तेल खा रहे हैं वो जेनेटिकल मॉडिफाइड सरकी का है, यानी जो कॉटन सीड होती है। और कॉटन सीड जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, उसके अंदर बहुत गलत बोहन, क्या बोलते वो, एक ये डाले हुआ है उसके अंदर, जीन्स डाले हुआ है, और उसके बाद में उसका तेल निकालते हैं, और वो तेल निकालने के बाद में हमारे खाने के तेल में मिलाते हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सरके का तेल खा रहे हैं, और उसके कारण सारी बीमारी। और ये कैंसर जो होने का बेसिक रीजन, कैंसर होने का बेसिक रीजन ये तेल, उसके बाद में ये क्या बोलते हैं उसको, ये दूध, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के साथ का, और इस तरीके से जो गलत आदतें हमको लगाई है कि खाने के बाद में फल खाओ। तो ये अभी क्या करेंगे क्या इनके हॉस्पिटल जो इनको तो क्या है, देखिए कि इनको हॉस्पिटल्स इनके भरने हैं, इनको इनकी केमिकल्स बेचनी है, बाकी इनको कोई लेना देना नहीं, मरे कोई भी कितना। और आपके माहिती के लिए बताता, मेरे कई डॉक्टर्स लोग हैं, उन्होंने ये कोई वैक्सीन लिए नहीं, उनके बच्चों को नहीं दिया। दे आर अवेयर। एंड इसके बारे में कई प्रूफ दे सकता हूं मैं कि कितने डॉक्टर्स लोगों ने अपने बच्चों को वैक्सीन दी नहीं है। उनको पता है कि व्हाट इज हैपनिंग, ये हुआ क्या। नॉट ओनली दिस कोरोना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली कोरोना वैक्सीन, लेकिन दूसरे भी जो वैक्सीन है ना, ये पोलियो के वैक्सीन होंगे या कोणती OR की वैक्सीन आते, कोई वैक्सीन नहीं देते। हाँ, बहुत से वैक्सीन है बच्चों को। उस दिन तो ये अपना जगदाड़े बता रहा था ना, वो तो डॉक्टर ही है, उसका तो मानना ही पड़ेगा ना हमको। ही इज ए मैन फ्रॉम द सेम फील्ड, सो वी हैव टू ट्रस्ट हिम। देखो, आप मेरा मत मानो ना, क्योंकि मैं तो एडिटर, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई नेवर क्लेम दैट आल्सो। जितनी असली खबर एडिटर के पास आती है, उतनी किसी के पास नहीं जाती। जो न्यूज़पेपर चलाते हैं, आप छापते हो या नहीं छापते हो वो बात की बात है। बहुत सारे न्यूज़पेपर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, न्यूज़पेपर्स है, टेलीविजन, वो लोग तो सब पैसे खा के बैठे हैं और सिर्फ वही छापते हैं जो पॉलिटिशियंस चाहते हैं कि वो लोग छापें। नहीं, I would like to interrupt you here
देखिए अखबार वाले पैसे खा के कोई खबर नहीं छापते हैं, ये थोड़ा सा मैं आपको देशों बोलता में, हूँ कि इसमें थोड़ी बात देशों समझ में, लीजिए, ऐसा नहीं रहता है। देशों में देखिए नहीं, मतलब वो सिटीज में ऐसा होता है, मैं ये कह रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, जैसे ऐसी बात नहीं है गिनी जी। बातें कैसी है मालूम है क्या, कि अगर कोई बातें सही निकली, देखिए मैं एक एडिटर हूँ, मैं तो कोई न्यूज लिखता नहीं और मैं तो कोई गांव खड़े में जाता ही नहीं ना। देखो वहां का आदमी मेरे पास में जो न्यूज भेजेगा या मेरे सब एडिटर के पास में भेजेगा, वो उसको देखेगा कि ये ऑथेंटिक सोर्स से आई है क्या, इसमें कुछ बात में तथ्य है क्या, और वो आने के बाद में अगर उसको दिखता है, वो उसके बाद में वो मेरे पास में भेजेगा न्यूज। तो मैं अगर कोई उसको ऐसा लगता है कि जो दिस इज मुझे क्या बोलते हैं, हमारे अखबार की जो चरित्र है या ये इससे अगर डिफर होती है या हमारे पॉलिसी के खिलाफ होती है, तो उसके बारे में सिर्फ मुझे पूछेगा कि सर ये छापना है कि नहीं छापना है, या मुझे भेज देगा। तो मैं देखूंगा उसके, ओके कैरी इट, या इतने से इतना निकाल डालो बाकी छाप डालो। तो ये होती है। लेकिन आज हो क्या रहा है मालूम है क्या, अखबार वालों को तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई पैसे दिए जा रहे हैं। हाँ इतना मैं मानता हूँ कि चैनल वालों को दबा दबा के पैसे दिए जा रहे हैं पूरे के। सब आपकी तरह नहीं होते प्रकाश जी। आप अकोला में बैठे हो, बॉम्बे दिल्ली की बात अलग है। यहाँ जो बड़े बड़े करोड़ों के हिसाब से अखबार बनते हैं और बिकते हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया या और बड़े बड़े अखबार हो गए, उसके अंदर जो छप रहा है वो कहाँ तक असली है किसको पता है। नहीं है, वहां पे पैसे कमाने के लिए बैठे हैं वो लोग। ये लोग एडिटर्स जो ये वो बड़े तो बड़े लोग बोलते हैं ना अखबार कि वालों के, वो तो बोलते हैं हमारा ये प्रोडक्ट है, वो तो बाकी एग्जैक्टली तो जो है ना, दे डोंट से दैट वी आर रनिंग अ न्यूज़पेपर, दे से दैट दिस इज एग्जैक्टली आवर प्रोडक्ट एंड वी आर सेलिंग इट। एग्जैक्टली वही कह रही हूं मैं। हर न्यूज़पेपर की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो मैक्सिमम जो बिकता है उसके अंदर खबरें, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स में पैसे दे के खबर छपवाते हैं ये लोग पैसे। बिल्कुल सही बात, यहां तक कि बिल्कुल वो कितने, जो पुराने जमाने में किसी की अगर कोई अच्छी खबर छापनी होती थी तो वो खुद न्यूज़पेपर सामने से छापता था। आज न्यूज़पेपर वाले, मुझे कितनी बार लोगों ने अप्रोच किया है कि हम आपके बारे में ये छापना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इतने हजार रुपए देने पड़ेंगे। मैंने बोला मुझे कोई पैसा नहीं देना है और मुझे कुछ नहीं छपवाना है, मुझे छपवाना ही नहीं है। मुझे कितनी बार फोन आते हैं कि हम आपको अवार्ड देना चाहते हैं, लेकिन आपको 1 लाख देना पड़ेगा, 1.5 लाख देना पड़ेगा। अरे पैसे देके अवार्ड लेके फायदा क्या है? जितने लोग अवार्ड लेके बैठे हैं वो सब पैसे से खरीदे हैं। मुझे नहीं चाहिए ऐसा अवार्ड। क्या अवार्ड की बात कर रही है, लोगों ने जाके एमएलसी, एमएलए और एमपी भी पैसे देके खरीदी हुई है इस देश के अंदर। एक बात समझिए। अब वैक्सीनेशन की खिलाफत कैसे करें ये नहीं देखिए बताइए। कैसा है कि एक बात समझने लायक है कि गिनी जी मुझे बताइए, वायरस को कैसे पेटेंट हो सकता है? दे हैव पेटेंटेड दिस वायरस, और उसके बाद में उसके अंदर लिख दिया कि आप इसकी बाद में जांच नहीं कर सकते, आप इसको कोई मेजर नहीं कर सकता। उसके बाद में उसके अंदर लिखा है, नहीं वो डाला है ना, वो जो उन्होंने जो पेटेंट किया है वो पेटेंट के अंदर डाली हुई बातें उस दिन ये अपने जगदाड़े जी बता रहे थे। हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ कैन यू पेटेंट अ वायरस? तो ये इतनी सारी नौटंकी होने के बाद में आपको क्या लगता है कि ये सारे हमारे जो पॉलिटिशियंस है, जो बातें हमारे देश के कर्णधार, इन लोगों को सारी चीज पता नहीं है? इनको छोड़ो, लेकिन अब पब्लिक जो पढ़ी लिखी है, जिनके पास में आज के जमाने में तो देखो भला ही अखबार में नहीं आ रही है, तो लेकिन ये सोशल मीडिया के थ्रू ये सारी चीजें तो अभी फ्लड आ गया ना इसका, तो ये देख के तो कम से कम लोगों ने सुधरना चाहिए ना। लेकिन वो भी नहीं सुधरते, लोगों में हिम्मत नहीं है बोलने का। लोग बोलते कि ऐसा कर दूंगा मुझे कोई जेल में डाल दे। अरे एक अच्छा आदमी जो पढ़ा लिखा था वो मुझे बता रहा था कि सर मैं ऐसा अगर बोल दूं कि मेरे को वैक्सीन नहीं लेना है या मत लो, मैं ऐसा बोलूं तो सर मुझे तो अरेस्ट नहीं होगी ना। मैं बोला यार तू एजुकेटेड आदमी है, मतलब इस तरीके से पूछ रहा है, और जबकि सारी चीजें अभी ओपन हो गई है, क्या है तो तूने ऐसा बोल दिया। तो यानी विश्वस्वरूप राय को सवाल पूछ रहा था, उस दिन वो अकोला में आया था कि सर ऐसा मैं बोलूं तो क्या मुझके ऊपर केस नहीं होगी क्या? मैं ऐसा देख रहा था उसको, मैं यार तू इतना समझदार आदमी है, और उसके बाद में इस तरीके से यू आर, हाउ कैन यू आस्क सच क्वेश्चन? तो देखिए क्या अभी तो गाँव खेड़े के आदमी को क्या दोष देंगे आप? वो तो बेचारा वैसे डरने की आदत पड़ गई है। हाँ तो ऐसा। और दूसरी बात में क्या है मालूम है क्या, एक बात समझिए, हमारे लोगों के जो दिमाग में है ना, एक बात समझिए कि लोगों को ये पता ही नहीं है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द डेवलपमेंट। देखिए लोगों को क्या लगता है डेवलपमेंट की व्याख्या क्या हो गई है। लोग डिमांड क्या करते हैं कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स खोलो, लोग डिमांड करते हैं कि हमारे मोहल्ले के अंदर जो है ना पुलिस की चौकी खोलो। अरे ये क्यों उनकी डिमांड होगी तेरी? देखो आपने एक नायक नाम का पिक्चर शायद देखा होगा, अनिल कपूर का पिक्चर था वो, उसके अंदर एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनता है, नायक।
अनिल हाँ कपूर हाँ, का। देखा हाँ, था। वो आता है ना, वो चीफ मिनिस्टर को बोलता है कि ये तुम ऐसा क्यों करते हो, वैसा क्यों करते हो, बहुत उसको आड़ा तड़ा क्वेश्चन करता। तो चीफ मिनिस्टर उसको बोलता है कि बेटा ये बात करने के लिए बात अलग है, लेकिन एक दिन तू राज्य चला के बता, ये तो पता लगेगा कि किस तरीके से चलाना पड़ता है। तो वो उसको बहुत बोलता है। तो उसके बाद में लोग भी बोलते हैं यार वो बोल रहा ना तुम एक दिन के लिए बन के बैठा, तो हाँ बन जाओ। तो वो भी अनिल कपूर फिर बन जाता है एक दिन में, और एक दिन के अंदर ऐसे कारनामे करते कि लोगों को दिख जाता है कि यार ये तो बहुत ही जोरदार आदमी जो जो कर दिया। फिर बाद में जब इलेक्शन होता है वो खड़ा रहता है, चीफ मिनिस्टर बन जाता है। और उसके बाद में वो जो काम करता है, एक दिन ऐसा आता है, वो जो हर चौराहे के अंदर वो कंप्लेंट बॉक्स लगी हुई रहती है ना, वो कंप्लेंट वो बॉक्स के खाली अंदर खाली होता एक है। भी चिट्ठी नहीं आती है। तो दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट, उसको बराबर। बोलेंगे सिविलाइजेशन। हमारे यहाँ पे ऐसा आदमी, सिविलाइजेशन की लोगों की व्याख्या क्या है मालूम है क्या? जितने ज्यादा पुलिस थाने खुलेंगे वो डेवलपमेंट, जितने ज्यादा पुलिस भर्ती होंगे वो डेवलपमेंट। अरे भैया पुलिस थाना खुला तो कोर्ट खुलेंगे, कोर्ट खुलेंगे तो ज्यादा जेल खुलेंगे, तो इजी से डेवलपमेंट। हॉस्पिटल खुलेंगे तो डॉक्टर लगेंगे, डॉक्टर खुलने के बाद में वहां पर दवा की दुकान बीमारी। लगेंगी, आप बीमार गिरेंगे। ये डेवलपमेंट थोड़ी है। एक मेरा दोस्त था मेरे पास में आया चिट्ठी लेके, वो भाई साहब ये न्यूज छाप दीजिए, न्यूज छाप दीजिए। मैं क्या न्यूज है? नहीं नहीं बोले मैंने एक ये मुफ्त ये क्या बोलते हैं उसको, रोग निदान शिविर लगाया, मुफ्त रोग निदान शिविर। तो ये बोले छाप दीजिए, बोले मैंने पढ़ा उसके ऊपर लिखा था रोग निदान शिविर बहुत यशस्वी। तो उसके अंदर 5,000 लोग आए, उन्होंने अपने को टेस्टिंग करवाया, और मुफ्त में रोग निदान है, बोला इलाज नहीं है वहां पे, सिर्फ निदान की भाई मुझे क्या हो गया। तो 5,000 अच्छा। लोग आए। मैंने बोला तो ये यशस्वी काय को बोल रहा है इसको, ये सबसे ज्यादा तेरा मतलब ये यशस्वी नहीं होगा, ये पूरे देश का बैंड बच गया। क्योंकि 5,000 लोग आ रहे हैं फोकट के अंदर सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि मुझे क्या हो गया। तो मतलब ये अच्छी खबर थोड़ी है, तो बहुत सबसे बुरी खबर है। मतलब अच्छी खबर तब होती कि तू ये रोग निदान शिविर लगाता था और उसके अंदर 2 4 5 लोग बड़े मुश्किल से आते थे, तो मैं समझता था कि ये अच्छा साइन है। जब इतने लोग आ रहे हैं ज्यादा, तो कहने का मतलब देश का बैंड बच गया, लोग बीमार ज्यादा गिर रहे हैं, हॉस्पिटल खुल रहे हैं। लोगों का बहुत सही सोचने का कहा ढंग आपने। बहुत गलत हो गया जिनी जी। सोचिए, एक बात समझिए, हम लोग क्या है, ये सारा उल्टा पुल्टा चल रहा है। मैं एक हमेशा देखते रहता हूँ, उल्टा पुल्टा आते रहता है उसके अंदर। तो ये सारा उल्टा पुल्टा हो गया। अभी लोगों की व्याख्या बदल गई है, डेवलपमेंट की व्याख्या बदल गई है। सही जितने कह रहे ज्यादा हो। पुलिस, जितने ज्यादा हॉस्पिटल्स, अभी ये जो कोई हॉस्पिटल लग रहे हैं उसके अंदर ऑक्सीजन के सिलेंडर ये लग रहे, प्लांट लग रहे। तो आपको क्या लगता है कि इन्होंने करोड़ों रुपए देके जो प्लांट लगाए हैं, अब तो ये लोगों को रोज जो आएगा उसको बोलेंगे ऑक्सीजन ले आएंगे, ऑक्सीजन ले। हाँ, और परफेक्ट, जबकि ये, बिल्कुल सही। मुझे बताइए, ये जो विश्व स्वरूप राय चौधरी है, इसने विदाउट ऑक्सीजन, हम्म। विदाउट मास्क, विदाउट गोली, हम्म। और हम्म। वो लोगों को कि जिन्होंने हॉस्पिटल ने छोड़ दिया था कि अभी भैया हम्म। इसको लेके जाओ, हम इसको रिपेयर नहीं कर सकते, ये यहाँ ठीक नहीं हो सकता, ये मरने के अभी 2 4 घंटे में 6 घंटे में मर जाएगा, ऐसे हम्म। लोगों को उन्होंने लिया। उन्होंने वो उनके ओपन हॉस्पिटल में लेके गए, उसके बाद में बगैर दवा के उस आदमी को ठीक करके घर को चले गए। कोविड वार्डों के अंदर कोरोना का हॉस्पिटल 1,000 2,000 लोग उसके अंदर भर्ती है, जिनको कोरोना का डर लग रहा है, जो हम्म। पॉजिटिव है, सिम्टोमेटिक हम्म। लोग हैं, असिम्टोमेटिक भी है। और ऐसे लोग, हम्म। ऐसी माताएं अपने बच्चे के साथ में बैठी है, 2 2 3 3 साल का बच्चा है, छोटा बच्चा है, हम्म। दूध पीता बच्चा है, और ऐसा हम्म। हॉस्पिटल है। और उसके अंदर ये साल भर से चल रहा है। वो एक लंके नाम का एमएलए है हमारा, अहमदनगर के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, उसने खोला। हम्म। उसके अंदर ये विश्व स्वरूप राय ने फिर उनका ट्रीटमेंट का थोड़ा तरीका बदल दिया। और क्योंकि वो लोग तो पहले गोलियां वोलियां सब देते थे, लेकिन अभी जब से विश्व स्वरूप वहां गया, सारी गोलियां वोलियां सब बंद हो गए। अभी वो खा क्या अच्छा। रहे मालूम नहीं, कि वो हमारे किसानों ने उगाई हुई वो सब्जियां खा रहे हैं, गाजर खा रहे हैं, टमाटर खा रहे हैं, नारियल का पानी पी रहे हैं, संतरे खा रहे हैं, मौसम्बी खा रहे हैं, 4 दिन में ठीक होकर घर को जा रहे हैं, एक गोली नहीं है। मेरा ये बोलना है कि ये इतना सब बोल रहे हैं, एमएलए आदमी है, और तो उसके बाद में कम से कम हमारे महाराष्ट्र स्टेट ने तो सुधारना चाहिए था। महाराष्ट्र सही स्टेट में बात है। सुधारने को तैयार नहीं, एमएलए है वो, और रूलिंग हम्म। पार्टी का एमएलए, बोलिए आप, रूलिंग हम्म। पार्टी। उसने लाखों हजारों पेशेंटों को बिना दवा का खोल रहा है, ठीक कर रहा है, और उसके बाद में भी लोग सुधर नहीं रहे, जबकि उसके वीडियो काफी वायरल हो चुके हैं। लोगों को भरोसा नहीं होता ना। नहीं नहीं, लोगों का लोगों को छोड़ो भरोसा जी। नहीं होता कि देखो ऐसे हो सकता है। पॉलिटिशियन लोगों को चाहिए कि कोरोना रहे, क्योंकि वो हम्म। बोलते हैं कि बहुत अच्छा हो गया कोरोना के बहाने, लोगों के मोर्चे निकलना बंद है। हर जगह के हर गांव के अंदर बोल दिया कि आप मोर्चा नहीं निकाल सकते, फलाना कलम लागू है, फलाना ढिमका लागू है, 144 की धारा लागू है। और इनको कोई लोगों को फेस करना नहीं पड़ता, कोई एमएलए को गांव खेड़े में घूमना नहीं पड़ता, कोई मिनिस्टर गांव खेड़े में जा नहीं रहा। तो वो बोलता है यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है, सारा झंझट से मुक्त हो गए, और जो पैसा खाना चालू है वो उसके लिए वो उनको पूरी खुली छूट है।
तो ये अभी क्या होगा, ये पर्टिकुलर 4-5 लोगों का क्लास हो गया जो कोरोना चाहते कि कोरोना रहे। मैंने आपको इसके बारे में पहले जैसा बोला है। तो ये जब तक के लोग अभी नहीं उठेंगे ना, ये कोरोना हटने वाला नहीं है। मैं तो आपको बोलता हूँ 2025 तक के कोरोना चलेगा, आप लिख लीजिए मेरी बात। और उसी तरीके से पूरा इनका प्लेंडेमिक है, इसके बारे में भी सारी आ गई है सब। हमारे बिल गेट महाशय है ना, ये सब छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन पब्लिक उसका इलाज नहीं कर सकती कुछ, मतलब अगर पब्लिक उनकी खिलाफत करे, कुछ करे, तो क्या अब उसका मुझे हल पता है, ये नहीं? 15 महीने से लोगों के दुकान बंद है, दुकान के भाड़े दे रहे हैं, लोग मर रहे हैं। उन्होंने जो दुकान के अंदर माल भरा, उसका बैच भरने को पैसा नहीं लोगों के पास में, जहर खाने को पैसा नहीं उनके पास में। इतनी परिस्थिति बेकार आ गई है। और उसके बाद में वो आदमी उठ नहीं रहा है। और अपना सरकार जो है वो 15 दिन लॉकडाउन, 15 दिन और बढ़ेगा, 15 दिन। अब इसके पहले मोदी जी 21 दिन करते करते 5-6 महीने चला है। उसके बाद में उन्होंने खोल दिया, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने खुद लगाए हमारे। और उसके बाद में अभी चल रहा है इस तरीके से। और उसके बाद में भी लोग उठते हैं। हाउ इट इज, देखो पूरे दुनिया में खुल गया, आपको भी मालूम है, पूरे दुनिया के अंदर लॉकडाउन खुल गया। पूरे दुनिया के लोगों ने मास्क हटा के फेंक दिए। बिल्कुल, बहुत सारी कंट्रीज। मेरे 2 दोस्त है जापान के अंदर रहते हैं, टोक्यो में। उन्होंने बताया कि वहां का गवर्नमेंट जो है उनको, उसका होटल है वहां पे, हर होटल को महीने का 3 लाख रुपए जापान गवर्नमेंट दे रही है, क्योंकि आपने होटल बंद रखा है, आपका नुकसान हो रहा है। किसानों को हर महीने में पैसे दिए जाते हैं वहां पे, एवरीबडी, विदाउट आस्किंग, विदाउट वेरिफिकेशन। यू हैव होटल, यू हैव क्लोज इट, ओके। ये 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, उसने बता दिया मेरा कितना नुकसान होता। गवर्नमेंट इज ट्रांसफरिंग मनी इन हिज अकाउंट, जापान गवर्नमेंट। ये कह रहे हैं कि थर्ड वेव आने वाला है। हाँ हाँ, बिल्कुल तो आएगा। इनको तो पहले से पता है थर्ड वेव आने वाला है, क्योंकि वो लोग भाई मीटिंग हो गया ना, कोरोना के साथ में इनका मीटिंग हो गया। कोरोना के साथ में मीटिंग हो गई थी ना, आपको पता नहीं है? कोरोना के साथ में पूरी मीटिंग हो गई, पूरी पॉलिटिशियंस की। उसके बाद में ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग हैं, उसके साथ में मीटिंग हुई। कोरोना ने उनको बता दिया कि भाई इतने दिन ये कर दिया, वो हो गया है, तो अभी थर्ड वेव आएंगे हम, लेकिन उस समय पे अभी हम तुमको छोड़ देंगे, बच्चों को लेंगे। देखिए इतनी बदमाशी है, एक बात समझिए। ये जून महीना अभी चल रहा है। जून महीने के अंदर हमारे, आपको पता है कि रेनी सीजन होता है, पानी गिरता है। पानी गिरने के बाद में रास्ते में पड़ी हुई सारी चीजें जो है सड़ना चालू होती है, गलना चालू होती है। लोगों के भारत के अंदर तो आपको मालूम है, लोग तो ओपन एयर टॉयलेट भी जाते हैं, तो उसके अंदर तो नेचुरली गंदगी, वायरस से पसरना ही है। देखिए मेरी आज जिंदगी जो है 70 साल की है। मैंने अब कम से कम 30-40 साल से मुझे याद है, अकोला के अंदर ऐसा कोई हॉस्पिटल में नहीं रहता था कि जुलाई महीने के अंदर जिसके अंदर पाँव रखने के लिए जगह रहती है। इतने लोग बीमार गिरते। और बीमारी कौन सी बीमारी है? 2-3 बीमारियां। डायरिया होता है लोगों को, ये ILI होता है, यानी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस होता है, फ्लू होता है, और ये होना है, हर साल होता है। और ये वाटर बॉर्न डिसीजेज होते हैं लोगों को, क्योंकि वो पीरियड ही ऐसा है ना। जुलाई महीने के अंदर, जून महीने के अंदर लोगों का पानी बदल जाता है, मौसम चेंज हो जाता है। मौसम जब भी चेंज होगा तो हमारे देश के अंदर 3 बार तो मौसम चेंज होता है। तो नेचुरली जब भी मौसम चेंज हो जाए तो सर्दी जुकाम आपको। अच्छा एक बात समझिए, ये लोगों को भी मैं समझाना चाहूंगा आपके माध्यम से। देखिए ये छींक आना है, उसके बाद में सर्दी होना, उसके बाद में बुखार होना, खांसी होना, ये हमारे मित्र है। ये चीज, चारों चीजें आपको हो रही है, इसका मतलब यू आर फिजिकली फिट, योर बॉडी सिस्टम इज वर्किंग, दैट इज द इंडिकेशन। यानी जो आपके आंखों से आपको वायरस नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आपके नाक के अंदर भगवान ने ऐसे सेंसर बैठा दिए हैं कि वो अंदर वायरस जा रहा है, ऐसा दिखते बराबर वो बोलता है कि भैया अंदर कहाँ जा रहा है तू, अंदर से हवा छोड़ के आज छी करके उसको पूरे हकाल देता है। परफेक्ट। तो ये तो मैकेनिज्म है आपका, इट्स वर्किंग। उसके बाद में आपको सर्दी हो जाएंगी, सर्दी के अंदर वायरस जो आके लिपट के बाहर निकलेंगे, तो आप रुमाल से निकाल के उसको टिश्यू पेपर से निकाल के फेंक दो। उसके बाद में अगर कोई गलती से अंदर गए तो आपकी बॉडी को टेम्परेचर गर्म करके उनको मारने की कोशिश करेंगे कि भैया इनको मारो। उसके बाद में ये एक समय ऐसा आ जाता कि वो देखता कि अभी जरा घायल हो गए सारे के सारे वायरस, लेकिन मरे नहीं है। तो हमारी बॉडी का मैकेनिज्म हमारा शरीर का ऑक्सीजन कम करवा देता है, खुद कम करवा देता है। और ये सारी चीजें टेक्निकली डॉक्टर विश्व स्वरूप राय ने बहुत अच्छी तरह से समझा दी है। तो इसलिए मेरे भी दिमाग के काफी भूसे थे, वो निकल गए, क्लियर हो गए। तो उसके बाद में उसी समय पे डॉक्टर लोग बोलते हैं भैया तेरा ऑक्सीजन कम होगा। अरे भैया कम नहीं हुआ है, ये हमारे जो मैकेनिज्म है, मेरी एंटीबॉडीज है, उसने कम करवाया है, मेरी बॉडी ऑटोमेटिक करवाया, खुद खो के कम करवाया। तो लेकिन अभी जिस तरीके से सरकार ने ये लगा दिया, लोगों के दिमाग में डाल दिया, अरे भैया कोरोना, और ये मर गए 2-3-4 रोज के अंदर लोग। अरे यार वो तो 4 रोज में मर गए, अरे वो तो 2 दिन में मर गए, अरे 50 लाख रुपए गए लेकिन मर गया।
ये क्या है, इनका डर फैलाने के लिए सारा का सारा जो है ना ये शो जो तैयार किया गया है। और आदमी देखो मरता क्या ना करता, ये कहावत है। तो ये मौत का डर बताओ और अपनी रोटियां सेको, ये सिंपल तरीका, सिंपल फार्मूला है। अभी लोगों ने कितना इनके अंदर पढ़ना, देखिए समय आ गया है, अभी समय आ गया है और ये बहुत अच्छा हो गया है कि अभी सरकार ने भी, उनके आयुष मंत्रालय ने भी काफी अच्छे ही निकाले हैं। उसके बाद में जो आईसी कौन सा ये उसका वो जो मान्यता है वो सारी की सारी निकाल दी है, मैंने आपको भेजा था जब भी, वो क्या बोलते उसको ये होता है ना उसका ये क्या बोलते उसको इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और एक दूसरी होती है ये तो वो तो अभी गवर्नमेंट ने पूरा बॉडी रद्द करवा दिया ना उनकी। किसी ने कहा कि यूके में गवर्नमेंट कह रही है कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट आ रहा है, जिसके सिम्टम्स है हेडेक, रनी नोज एंड सोर थ्रोट। अरे बाप रे। और कोई ये नहीं बोल रहा क्या कि उसके सिम्टम्स है कि आपका मुंह का स्वाद निकल जाना, ये भी है ना उसका एक नया सिम्टम। आपको तो वो तो बोल रहा ना अमेरिका का डेल्टा वेरिएंट है ना। आपको मालूम है हमारे अमरावती, मेरे अकोले शहर के बाजू में अमरावती शहर है, तो वो अभी चल रहा था 1 महीना, ये अमरावती वेरिएंट है करके। मैंने बोला अभी हर गांव के नाम का एक वेरिएंट है। अक्ल के अंधों को आप कुछ नहीं कर सकती है गिनी जी, आप बात समझिए आप। हाँ अच्छा, और ये जो एक सीजन चेंज की ये लोग बात कर रहे हैं कि पानी भरने वाला है शहरों में, शहर डूब जाएंगे और वगैरह वगैरह, इसके बारे में आप देखिए उसके बारे में मैंने एक वीडियो देखा था वो टेक्नोलॉजिकल कि उसकी इन लोगों ने हमारे क्या बोलते ऐसे ऑर्बिट में इस तरीके से ये कुछ सैटेलाइट्स लगवा दिए हैं कि वो हमारा जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर बोलो या जो आउटर कवर है उसके अंदर इस तरीके से ये कर देंगे। हाँ, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर बोलो नहीं, दूसरे जो हमारे जो बादल वगैरह होते हैं तो उनको किस तरीके से, उसके बाद में ये जो आंधियां होती है, ऑटोमेटिक आंधियां आएंगी, ऑटोमेटिक पानी गिरेगा। सी दिस इज द टेक्निकल सब्जेक्ट, आई कांट एक्सप्लेन यू दैट इन ए वेरी टेक्निकल लैंग्वेज, लेकिन मैंने उसके बारे में कुछ वीडियो देखे थे और कुछ पढ़े है बुक्स उसके बारे में कि ये जो सारी चीजें है ना ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण या टेक्नोलॉजी की हेल्प लेके सारी लोगों को करेंगे, तो करेंगे वो। इन लोगों को जहां चाहिए उस गांव के अंदर, वो देश उस एरिया के अंदर ये लोग क्या बोलेंगे उसको, आंधी तूफान लाएंगे। उसके बाद क्या आपको सच में लगता है कि वो लोग मौसम बना सकते हैं टेक्नोलॉजी से? तो ये मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि वो लोग टेक्नोलॉजी को बिगाड़ सकते हैं। नहीं नहीं, दैट इज पॉसिबल। अच्छा, बिगाड़ सकते हैं, इट इज देखिए गिनी जी, आपको क्या ये आपको पता है कि देखिए आपको ये तो पता होगा कि बरसात करवा दी जा सकती है अगर एक हवाई जहाज भेज दिया और उसके जवाब में जाके उसने वो बादल के अंदर वो क्या बोलते हैं उसको, सिल्वर डाइऑक्साइड या कुछ तो भी ये फेंक दिया तो वो बादल में से बरसात होती है, बादल में से बरसात होती है। ये तो ओपन है अभी। और उसका सबसे अच्छा प्रमाण ये भी है, एक बात समझिए कि अगर आपने खूब बहुत सारी लकड़ियां जमा कर दी, समझ लो 1-2 टन लकड़ी जमा कर दी और ऊपर बादल आ गए, काले बादल, यानी काले बादल कहने का मतलब बरसात के बादल है वो, लेकिन बरस नहीं रहे, तो वो पूरे लकड़ी को अगर आपने आग लगा दिया और उसके अंदर जाके नमक के 2-4 बोरे डाल दिया, तो ये नमक जो है ये जलने के बाद में उसमें से क्या सिल्वर डाइऑक्साइड या कुछ निकलता है और वो ये गर्म हवा के साथ में ऊपर बादलों में गया तो वो बरसात होती है। इस तरीके से आपको मालूम है कि पुराने जमाने के अंदर वो बोलते ना कि पर्जन्य यज्ञ करते थे और पानी होता था, तो पानी वो क्या है, वो यही है पुराने जमाने का, बिकॉज दे वर डूइंग टेक्नोलॉजी, उनको पता तो था। लेकिन हुआ क्या है, देखिए ये सारी बातें ये कोई अंधविश्वास की बातें नहीं है, ये टेक्नोलॉजी की बातें हैं और इसके बारे में जो टेक्निकल चीजें और टेक्निकल सारी चीजें आज के जमाने में, वी मस्ट थैंक गूगल एंड दिस थिंग की सारी चीजें इफ यू सर्च आपको सारा दिख जाएगा किस तरीके से इन लोगों ने सैटेलाइट लगाए हैं और ये सारी बातें अभी फिजिकली दिख रही है। मैं ये वीडियो आपके तरफ भेजूंगा। आपके हिसाब से ये लोग अब करने वाले हैं ये सब? मतलब ये क्लाइमेट चेंज भी आएगा और साथ में थर्ड वेव भी आएगा, मतलब सबको एक साथ ही मारेंगे इसी साल में।
25 नहीं तक नहीं नहीं रुकेंगे नहीं नहीं क्या? नहीं नहीं 2025 तक का इनका पूरा फार्मूला जिस तरीके से हमने जो पढ़ा है सारा का सारा, और एक साथ तो इतने मरने वाले भी नहीं है, होने वाला भी नहीं है, लेकिन लोगों को देखो, लोगों के सारे पैसे खत्म करवा दिए, लोगों के जो हिम्मत है वो पूरी हिम्मत तोड़ दिया। पर हम तो क्यों वेट करें कि वो लोग 25 तक करवाने वाले हैं, तो हम 25 से पहले उन लोगों का ये प्लान नष्ट क्यों नहीं कर सकते? तो ये जरूरी है अभी कि उनका प्लान है कि 2025 तक सब लोगों को मरवाना है, तो हम अकल लोग क्या, उनके प्लान को, वी नीड टू स्टॉप देम। दुनिया के लोगों ने स्टॉप करने की कोशिश किया है, दुनिया के लोग रास्ते पे आ गए हैं, आपको भी पता है, दुनिया के लोग आ गए रास्ते, उन्होंने मास्क फेंक दिया, एवरीबडी हैज थ्रोन और गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन, आपको भी पता है किस तरीके से लोग पुलिस के आंख पे जा रहे हैं, किस तरीके से सारा फेंक रहे हैं, हिंदुस्तान हर लेकिन चीज इंडिया में में ये हमेशा नहीं हो रहा। आखिरी क्यों होता है? हर चीज में आखिरी क्यों होता है हिंदुस्तान? हिंदुस्तान एक जमाने में लीडर हुआ करता था इस धरती का, सोने की चिड़िया हुआ करता था, हर चीज पहल यहां से होती थी। आज की डेट में हर चीज में आखिरी होता है हिंदुस्तान। जागते क्यों नहीं लोग? सड़कों पे उतरते क्यों नहीं लोग? क्यों वेट कर अभी रहे हैं कि 2025 तक हम मरेंगे, हमको ये लोग बर्बाद करेंगे, तब हम सड़कों पे उतरेंगे क्या? तब नहीं उतर नहीं के फायदा देखिए, क्या है? आपको पता है ना कि अभी जो चेंजेस हो रहे हैं, अभी ये लोग सारी डिजिटल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, उसके बाद में ये डोज कॉइन्स है, उसके बाद में ये बिट कॉइन्स है, उसके बाद में ये लाइट कॉइन्स है, ब्लॉक चेन है, ये तो सारी चीजें अभी चल रही है, दिख रही है, जिन लोगों को अकल है वो सारी चीजें लोग ये देख रहे हैं, पता लग रहे हैं, समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आफ्टर ऑल व्हाट इज इन फ्यूचर, क्या होने वाला है। अब जिनको ये समझता है वो अक्ल ये सुधर के वो रहेंगे, और जो बेवकूफ लोग हैं वो जिनको ये पता ही नहीं है, मैं अभी जो बात कर रहा हूँ ना, ये कई लोगों को ये तो शब्द भी उन्होंने सुने नहीं है, बोलते ये क्या होता है, ये कैसा होता है, व्हाट इज दिस क्रिप्टो करेंसी, अभी क्या बोलेंगे। 5G के बारे में लोगों को पता नहीं है, वो तो बोलते यार वो तो अच्छा है 5G आएगा तो, और तो फिर अभी जापान में अंदर तो 6G 8G 7G चल रहा है, तो उनको ये बताना पड़ता है कि भैया दैट करंट दैट टेक्नोलॉजी इज डिफरेंट, दैट फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट, दिस इज ए डिफरेंट टेक्नोलॉजी, दिस इज ए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ये पहले समझने की कोशिश करो, उनको सारा बताना पड़ता है। मैं तो जगदाड़ी की वीडियो में से कई वन कर दे, मेरे जो भी लोगों के साथ में बहस होती है ना, मैं उनको समझाता हूँ कि भैया ये सुनो, आई एम नॉट ए टेक्निकल मैन, बट यू हैव टू लिसन टू ए टेक्निकल मैन हु हैव स्टडीड ऑल दिस थिंग। तो ये सारी चीजें चल रही है अभी। राइट। अरे ये तो बात समझो ना, आपकी मुझे बताओ एक चीज कि आप वैक्सीन लगाते, लोगों को ये भी पता नहीं कि व्हाट डज इट मीन बाय वैक्सीन। अरे भैया वैक्सीन वही है जो वायरस है उसी के बॉडीज लेके आपके शरीर में छोड़ देते हैं और आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडीज काम करना चालू कर देती है। तो और पहले ये तो एंटीबॉडीज चेक तो बन ही करो। नहीं रहे, एंटीबॉडीज तो और बन ही नहीं रहे वैक्सीन लेने के बाद बन नहीं भी। रहे, बन नहीं रहे एंटीबॉडीज लोगों के। तो कम से कम ये तो चेक करो कि जिन्होंने वैक्सीन लिया उनकी इसके अंदर शरीर में बनी नहीं है। एक तो ये तो कहने का मतलब नकली एक वैक्सीन। मिनट, मेरे को एक चीज आप बताओ, कोरोना होता है तो कोई चम्मच आपके माथे से नहीं चिपकता, नहीं चिपकता, लोगों के वैक्सीन शरीर एंटीबॉडीज ना डाल रहे हैं, ये बात बोल के वैक्सीन दे रहे हैं, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद चम्मच, सिक्का, हर लोहा कुछ भी चिपक जाता है आपके ऊपर। एक आदमी के शरीर के अंदर तो 8-10 चम्मच चिपके हुए देखे मैंने। हाँ, तो मैं वही तो कह रही हूँ, ये कैसी वैक्सीन है? ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ये वैक्सीन ये आपको mRNA वैक्सीन है। एग्जैक्टली, लेकिन ये वो लोग आपके एंटीबॉडीज डाल ही नहीं रहे हैं, ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि अगर ये एंटीबॉडीज डाल रहे होते तो आपको चम्मच क्यों चिपकता मुंह के ऊपर? और अगर चम्मच कोरोना से चिपक रहा है तो कोरोना होने से ही चिपक जाता। ये चीज समझ में क्यों नहीं आ रही लोगों को? इतनी सी बात क्यों समझ में नहीं आ रही है? अभी तो ये भी बात प्रूव हो गई है कि वैक्सीन के अंदर बोहन सीरम डाला है, और लोगों को ये भी पता नहीं होता है कि ये व्हाट इज दिस बोहन सीरम। अच्छा, वो क्या है? बोहन सीरम माने ये गाय के बछड़े का खून। हाँ, वो बताया डॉक्टर जगदाले ने। हाँ, तो तरुण ने तो परसों करो जब इसने एक वीडियो भी रिलीज किया है उसके बारे में कि किस तरीके से हुआ है। अच्छा, दिस गवर्नमेंट हैड एक्सेप्टेड, ये जो अपनी भारत जो है वैक्सीन बनाने वाली कंपनी, क्या बोलते हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया ना, उन्होंने आरटीआई के अंदर जवाब दिया कि यस इट कंटेन्स बोहन सीरम। अच्छा वो छोड़ो, मेरा ये बोलना है कि हिंदू चुप क्यों बैठे हैं? नहीं मैं भी हिंदुत्व वगैरह लेके नहीं बैठा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं आपको
नहीं नहीं नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि हिंदू बात बात के ऊपर इतना बातें बवाल करने मचाते वाले। हैं, इतना बवाल मचाते हैं, तो ये गाय का खून जो डाला है उसके ऊपर कुछ क्यों नहीं बोल रहे? मेरी देखो, सोसाइटी पूरी गुजराती जैनों से भरी पड़ी है, और वो लोग दिन रात वैक्सीनेशन लो के मैसेजेस ग्रुप में डालते रहते हैं। मैंने उनको आज एक स्टेटमेंट लिखा कि उसमें गाय का बछड़े का खून है, एक रिस्पॉन्स नहीं आया, नहीं एक देखो, मैं रिस्पॉन्स आपको नहीं यहाँ, आया। आई वुड लाइक टू कोट वन थिंग हियर। देखिए, जब बंदरिया के जान पे आती है ना, तो बच्चे को पाव के नीचे लेती है। ये आपने कथा सुनी होगी कि एक क्या बोलते, टैंक के अंदर बंदरिया को डाल दिया और उसके बच्चा साथ में था, और वो टैंक के अंदर पानी पानी भरनी भरते चले गए। एक समय ऐसा आ गया कि बंदरिया का नाक के ऊपर से पानी गया और वो मरने लगी। उसने क्या कर दिया, बच्चा लिया, बच्चा पाव के नीचे रख दिया और वो खड़ी रही, क्योंकि उसको सांस लेनी थी। तो ये जो मरने वाले लोग है कि नहीं, ये तो इनकी सारी ढकोसले वाली ये बातें रहती है, हिंदू गाय वगैरह, वो छोड़ो उसको। मैं बोलता हूँ कि चलो एक बार माफ कर देते ऐसे लोगों को कि जो बोलते भैया जान पे पड़ी है, छोड़ो ना, क्या गाय वगैरह लेके बैठे, छोड़ो उसको, चलो एक बार माफ कर दो इनको। लेकिन मेरा ये बोलना है इसके अंदर से कि ये जो पेटा वाले जो है, जो बात बात के अंदर वो बोलते कि ये एनिमल के ऊपर ये मत करो, वो मत करो, और वो पेटा का सुन के हमारी मेनका गांधी वगैरह बोलती है कि कुत्तों को मत मारो, जबकि कुत्तों के कारण अब लोग मर रहे हैं। ये किसान लोग मर रहे हैं हमारे, क्योंकि जंगली जानवर इतने ज्यादा हो गए हैं, सुअर बढ़ गए हैं। तो ये जो पेटा वाले लोग हैं, अब क्यों चुप बैठे हैं? वो तो हाँ, इंटरनेशनली फेमस वाले लोग हैं, वो एग्जैक्टली, क्यों बैठे हैं चुप? एग्जैक्टली, उनको तो पता है ना एग्जैक्टली। कि वैक्सीन क्या होती है, और उन्होंने तो ये भारत बायोटेक ने तो एक्सेप्ट कर लिया, बता दिया, और उनको तो पता ही है ये कि वैक्सीन कैसा बनता है, इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं। राइट। हम्म। पीटा वाले चुप बैठे हैं, यही तो पेटा वाले परेशानी चुप है। है। अरे मैं आपको एक बात बताऊंगा। मुझे आज सुबह एक आदमी का फोन आया, वो बोले साहब मैं हम्म, पीएफ ऑफिस में मेरे पैसे अटके पड़े, मुझे जाना है वहां पे, पीएफ ऑफिस वाले मुझे अंदर नहीं आने देते। बोले क्यों? हम्म, तो बोले नहीं, वो बोलते कि नहीं अभी ऑफिस बंद है और आपने वैक्सीन नहीं ली है और आपने वो कोरोना का टेस्टिंग है, तो आप ऑफिस के अंदर नहीं आ सकते हो। मैंने बोला जाके उनको बोलो कि लिख के दे दो मेरे को। तो इतने तरीके से लोगों को कॉर्नर किया जा रहा है कि मैं आपको बताने की यानी बता नहीं सकता। तो आपके गांव में या वहां पर, आप मतलब गांव है टाउन है मुझे नहीं पता, मैं कभी अकोला आई नहीं, वहां पर क्या करते हैं लोग जब उनको ऐसे कॉर्नर किया जाता है? अब क्या है, अभी किसान तो देखिए ऐसे बेचारे रो रहे हैं। हमारे बैंकों में अंदर उनको लोन नहीं मिल रहे थे, क्योंकि वो सारी बैंक बंद थी। उसके बाद में बैंक के अंदर आपको जाना है तो ये इसका टेस्टिंग का सर्टिफिकेट लेके जाओ, और ये तो सारा आरटीपीसीआर वगैरह जो है वो तो आपको भी पता है कि ये इसके लिए टेस्ट बनी नहीं थी, कितनी नौटंकी हो रही है। उसके बाद में वो तो पैसे दे के वो तो पूछते हैं कि अगर आपको कौन सा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए निगेटिव चाहिए, ये बातें हुई है। मेरे कई दोस्त थे, अच्छा। अभी आपको मैं बताना चाहूंगा, मेरे कई दोस्त थे जिनको फ्लाइट से जाना था। फिर वो बोले यार वो फ्लाइट के अंदर जाना है प्रकाश भाऊ, हमारा वो आरटीपीसीआर करवा दो। तो मैं अपने मैसेज देता था कि भैया इनका टेस्ट करवा दो, निगेटिव भेज देना, तो निगेटिव उनको टेस्ट मिल जाती थी। ये हुआ है, ये सारा नौटंकी है। और अभी क्या है मालूम है क्या, कि लोगों को अभी इसकी आदत पड़ने लगी है। एक बात समझो, वो बोलते कि चलो अभी लोगों ने ये, उसके बाद में क्या बोलते हैं, इसके साथ में कोरोना के, अच्छा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी बोलते थे कि आपको अभी कोरोना के साथ में जीना है। तो अभी लोग जीना सीख गए, जीना सीख गए कोरोना के साथ में। तो इसलिए अभी ये मुझे तो नहीं लगता कि भारत के अंदर कोई रिवॉल्यूशन होगा, या कोई लोग उसको बोलते ना रिवोल्ट, रिवॉल्यूशन नहीं, रिवोल्ट। आई हैव नो होप्स, आई हैव नो होप्स। मैं निराश नहीं हुआ हूं, मैं तो मेरे तरफ से कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अब जब इतनी बातें खुल गई है तो ये अकल के अंधे बोलेंगे इनको, या इन लोगों को लाचार बोलेंगे। मैं अकल के अंधे भी नहीं बोल 24, सकता। मेरे ख्याल हाँ, से 24 या 25 तारीख को पूरे वर्ल्ड में रेवोल्यूशन मतलब प्रोटेस्ट होने वाला हाँ, है। प्रोटेस्ट है 24 तो जुलाई को, 24 जुलाई हाँ, 24 वर्ल्ड में। जुलाई को तो इसके ये पहले वर्ल्ड 15 में। मई को हुआ था ना जिनी जी। अच्छा, मुझे नहीं पता। अरे 15 मई को हुआ था ना पूरे वर्ल्ड में रिवॉल्ट। हाँ। और ये पूरा का अच्छा। प्रोटेस्ट हुआ था ना, तो भारत के अंदर कितनी जगह में हुआ। मैंने अकोला के अंदर कोशिश करी इसके बारे में। मैंने तो 24 मेरे अखबार जुलाई। के अंदर इसके बारे में बड़ी बड़ी न्यूज डाली। हाँ, नहीं नहीं, 15 मई को हुआ था ना वर्ल्ड में। तो उस समय पे आपको बेसिकली बताता, मैं मेरे अखबार के अंदर न्यूज डाली, मेरा आर्टिकल लिखा, उसके बाद में ऐड चलाई, उसके बाद में कई जगह पे कई ग्रुप्स के अंदर मैंने भेजा ऐसा ऐसा है, कम ऑन द रोड।
उसके बाद में जो व्यापारियों की मैंने दुकानें खोली थी वहां मैंने बोला था कि भाई इस तरीके से प्रोटेस्ट है पूरे वर्ल्ड में है, तो 15 मई को आप रास्ते पे आओ और ह्यूमन चेन बनाएंगे हम लोग, हाँ, फिर ज्यादा क्या नहीं हुआ? करेंगे, ह्यूमन चेन इसकी फिर प्रोटेस्ट मैनेज में। तो मैं फिर गया क्या वो हुआ? मार्केट के अंदर, मैंने बता दिया था मैं यहाँ आऊंगा खड़ा हूंगा करके। आपको मजाक लगेगा, मैं वहां जाके खड़ा हुआ, वहां ऑलरेडी 10-12 पुलिस खड़े थे। तो वो मैं वहां गया तो 2-3 लोग मेरे साथ में जो थे, थोड़ी देर में देखा इधर उधर, मैंने तो दोनों जो 2-3 जन मेरे जो साथ में आए थे वो भी वहां से रफू चक्कर हो गए थे। यानी पुलिस का डर आजकल चोर उचोकों को नहीं है, पुलिस का डर जो सज्जन लोग है ना, व्यापारी है ना, उनको है। एक बात समझिए, ये कितनी बड़ी चेंज हो गई है। अरे भाई आपने कोई गुनाह वेरी ही नहीं सैड। किया, यू आर गोइंग टू मेक अ ह्यूमन चेन बनाना ये कोई गुनाह नहीं है। और उसके बाद में लॉकडाउन है ही नहीं, लॉकडाउन तो खुल चुका था 15 मई को महाराष्ट्र के अंदर, हमारे विदर्भ के अंदर। उसके बाद में भी लोगों की हिम्मत नहीं है नहीं, ह्यूमन यहाँ चेन। तो अभी तक लॉकडाउन नहीं खुला पूरी तरह, दुखी कर दिया है, घुटन होती है, कब तक घर में बैठे रहेंगे? मैं बोला ना, लोग जीना सीख गए लॉकडाउन के साथ में और ये कोरोना के साथ में। कुछ यही तो मुझे, सबसे बड़ी परेशानी है कि लोग सीख गए, लोग अरे एडजस्ट कर भाई रहे हैं। मैंने मेरे पोतियों को पूछा, आपकी माहिती के लिए बताता, मैंने उनको बोला, मैंने बोला भाई तुम्हारी तो मजा चल रही है, अभी तो स्कूल नहीं है कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है, घर में रहना है। मेरी पोतिया बोलती है कि दादाजी ऐसा नहीं है, हमको स्कूल में जाना है, हमको तो स्कूल में जाना है। बोले हम बोर हो गए, बोले घर में बैठ बैठ के, बच्चे बोल रहे हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, परेशानी है। ठीक है, और कुछ शेयर करना चाहेंगे आप प्रकाश जी? नहीं, क्या है कि अभी तो ये अभी जो चल रहा है जिस तरीके से गवर्नमेंट ने और इन्होंने इस तरीके से बोला है, हमारे महाराष्ट्र के सीएम के साथ में भी मैंने कोशिश की है मिलने की। अभी ये हमारे पेंडेमिक के मिनिस्टर है हमारे महाराष्ट्र के, उनको भी मैं मिलने वाला हूँ। नितिन गडकरी साहब को भी मैं मिलने वाला हूँ इसके बारे में, उनको बताने वाला हूँ कि भैया ये सारा बंद करो यार, बहुत हो गया अभी नौटंकी, और पूरा देश बर्बाद हो चुका है, लोग बेकार ये हो रहे, परेशान हो रहे हैं। और वाकई में ये रहता था तो आई एम दी लास्ट मैन टू अपोज इट। आई विल बी, मैं इनके साथ में रहता था, क्योंकि मैं भी देश का नागरिक हूँ, मेरा भी काम है देश को बचाना। लेकिन जब ये दिख रहा है पूरा का पूरा, देन व्हेन प्रूफ्स आर अवेलेबल, और ये सारा का सारा दिख रहा है कि ये सारा का प्लान करेगा, ये नौटंकी है, उसके बाद में भी अगर ये सुधर नहीं रहे तो क्या करेंगे इसको। मेरे तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आई हैव वेरी फ्यू होप्स, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब ये सारे लोग इसको मिले जुले हैं और सब एक ही, क्या बोलते उसको, कच्चा चिट्टा इनका एक ही। अब देखेंगे, लेट अस होप। आई एम ट्राइंग फ्रॉम माय साइड। मेरे अखबार में मैं लिखता हूँ, मेरे आर्टिकल्स लिखता हूँ, मेरे घर वाले भी मुझे कई बार बोलते कि आप क्यों इतना लिखते हो, क्या होगा, ये हो जाएगा। नहीं, आप जैसे लोग अगर हिम्मत हार जाएंगे और पॉजिटिवली नहीं सोचेंगे तो फिर बाकी पब्लिक को हिम्मत नहीं हार उजागर रहा हूं कौन करेगा? उनके अंदर जोश कौन लाएगा? क्या करे जोश लाने के लिए? अभी मेरे इतना, मैं बोलता हूँ आपको कि मुझे तो कई, जब मेरे वीडियो लोग देखते हैं ना, मैं आपको मेरे वीडियो भेजूंगा, और वो इतने वायरल हो जाते हैं, जबकि ये यूट्यूब वगैरह ने बैन करने के बाद में भी हजारों लाखों लोगों के पास में पहुंच गए। लोग तो मेरे बारे में ऐसे शब्द वापरते कि मुस्लिम लोगों ने मुझे बोला, फोरे साहब आपके रूप से एक फरिश्ता भेजा है हमारे लिए, आपने हमारी जान बचाई है, आपने हमारे, देखो आपके एक मैं काम बताऊंगा, मैंने जाकर ये अपने हिंदू लोगों के एरिया में जाके दुकानें खोली, पुलिस खड़े, 100-100 200 पुलिस खड़े, उसके अंदर जाके मैंने जाके दुकान धड़ाधड़ खोलते चले गए। पुलिस देख रही है, मैंने बोला तुम्हें जो हिम्मत होगी तो रोको और मैं करूंगा, आपको जो करना है करते बैठो। पर वो वहां चल गया ना, अकोला में, बॉम्बे में नहीं चलेगा ना, बॉम्बे में नहीं चलेगा ना वो सब। मैंने सारी दुकानें खोल दी पूरी की पूरी, और वो लोग, उसके बाद में आपको मजाक लगेगा, मुस्लिम एरिया की दुकानें बाद में कभी बंद नहीं हुई, उन्होंने कभी नहीं बंद कर दी, उन्हें हिम्मत आ गई। और हिंदू एरिया की, तो ये हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है, ये क्या की है बात, ये बातें है हिम्मत की, ये बात है हिम्मत, ये बात है उनके एकता की। मुस्लिम एरिया के अंदर जब भी एक पुलिस एक दुकान में जाता है ना, या गवर्नमेंट का आदमी जाता है ना, सारे मुस्लिम वहां जमा हो जाते हैं कि क्या है, नहीं करेंगे बंद, नहीं करेंगे बंद, वो हल्ला कर देंगे, पुलिस भाग जाती है वहां से। तो अकोला के अंदर तो पूरे मुस्लिम एरिया की सारी दुकानें खुली है, और वो उनके पहले तो भी समझ लो एक चीज 100 रुपए बेचते थे, अभी तो 100-150 रुपए भी, क्योंकि अभी लोगों के पास में पर्याय नहीं है, वो तो बोलते भैया यहाँ मिल रहा ना, चलो ले लो। तो उनके मुनाफे भी बढ़ गए, उनका धंधा भी बढ़ गया उनका। मैं इसलिए तो मैंने मुस्लिम लोगों का अभिनंदन किया, जाहिर रूप में मेरे अखबार के अंदर मैंने इश्तिहार डाला कि आई कॉन्ग्रेचुलेटेड यू पीपल, कि आप में हौसला है, आप में हिम्मत है, आप में ये है करके, और एकता है।
एकता है। और मैंने उनको दिखा उसके अंदर कि कृपया ये बातें हिंदू और मुस्लिम के साथ में ना जोड़े, इसको आप बिल्कुल एकता में हिम्मत के साथ में देखें और जोड़े, वो एंगल में देखें, और हिंदू लोग इससे कुछ सबक लेवे, लेकिन नहीं ले रहे लोग, बिल्कुल क्या करें। सही कह रहे हो आप। जी ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर चलो योर मिलते टाइम रहेंगे। प्रकाश और जी। आप, मैं खास रूप से आपको इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैंने देखा है कि आपके माध्यम से मैंने वो विलास जगदाड़े का इंटरव्यू देखा, तब तक के तो मैंने विलास जगदाड़े को पहचानता भी नहीं था, लेकिन वो आपने उनसे जो बातें क्या बोलते एक्सपोज करवाई, उसके बाद में ये तरुण है या ये है, इस तरीके से आपने जो प्लेटफॉर्म, देखो ऐसा है कि आज के जमाने में ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना, उसके बाद में वो सवाल पूछना कि जो लोगों के दिल में है, जहन में है, तो वो इसलिए आपको मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि दिस यू हैव मेड मी स्पीक, मैं बोला हूँ इसके बारे में। नहीं तो ये बातें तो चलते रहती है, लोगों के पास में जाती नहीं है। वी विल ट्राई फ्रॉम आवर साइड आल्सो टू सर्कुलेट दिस वीडियो। मैं इसकी कोशिश करूंगा कि थोड़े छोटे छोटे टुकड़े बना के 5-5, 10-10 मिनट के इसमें मैं वही करने वाली हूँ, मैं वही हाँ करने वाली हूँ। इसको डाउनलोड करके मैं हाँ जैसे कल भी जो मैंने डॉक्टर तरुण के साथ किया था, उसके टुकड़े 2-2 मिनट के क्लिपिंग्स निकाल के, मतलब जो एक टॉपिक डिस्कस हाँ किया, सवाल जवाब, उसके ऐसे क्लिपिंग्स निकाल के शेयर करने, क्योंकि शेयर वो करते शेयर करने आसान हो जाएंगे। यूट्यूब तो इवेंचुअली डिलीट कर देगा या बैन कर देगा, कुछ ना कुछ कर देगा। तो आपका अभी जो आपने एक वीडियो डाला था ना, इसका किसका एक वीडियो डाला था आपने अभी इतने में कमलप्रीत लेटेस्ट? का, हाँ कमलप्रीत का कमलप्रीत का भी था, और एक दूसरा कोई तो भी कमल, था। आज मुझे किसी का फोन आया कि कमलप्रीत के साथ जो मैंने वीडियो किया था, वो उनको किसी यूट्यूब ने लंदन डिलीट वाले करवा दिया कि फ्रेंड, हाँ बड़ा यूट्यूब है ने क्या? डिलीट करवा दिया। वो किसी लंदन वाले फ्रेंड के थ्रू उनको उसकी क्लिपिंग पहुंची। तो ठीक है, लोग शेयर कर रहे हैं, जाग रहे हैं, हाँ बहुत बड़ी बात है। मैं सिर्फ एक जरिया हूं। असली फाइटर्स और वॉरियर्स तो आप लोग हो, लेकिन आप लोगों को, हर इंसान को सपोर्ट चाहिए। अगर लोग नहीं जी देखेंगे तो मुझे सपोर्ट कौन करेगा? और अगर आप लोगों को कोई प्लेटफॉर्म नहीं देगा, सपोर्ट कोई तो करे ना। तो मैं अपनी तरफ से जितना कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ, लोगों को जागरूक करने की बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ, और उन तक आप लोगों की बातें पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। हर एक को एक दूसरे का साथ देना है, क्योंकि इवेंचुअली अगर कोई साथ दे रहा है तो वो आपके लिए नहीं दे रहा, खुद अपने लिए दे रहा है। अगर कोई मेरा साथ दे रहा है तो वो मेरे लिए नहीं दे रहे, वो अपने लिए दे रहे हैं। जिंदगी बिल्कुल उनकी बिल्कुल सही। सुधरेगी। तो लोग अगर जागेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे और सड़कों पे उतरेंगे, तो ये मुसीबत बंद होगी। ये लॉकडाउन, ये कोरोना, ये मास्क, ये वैक्सीन, इससे तभी छुटकारा मिलेगा। अगर लोग ऐसा नहीं करेंगे आपको तो आपके फिर, माइक से बोलना मैं चाहूंगा एक बात है, मैं वो हेलो हेलो हेलो, आपका नेटवर्क, हेलो हाँ प्रकाश हाँ जी। नहीं अभी ठीक है, हाँ ठीक है हाँ अभी ठीक है, ये जरा देखो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए, सुनाई दे रहा है अभी? नहीं देखिए ऐसा है, मैं आपके ये मीडियम से बोलना चाहूंगा। मैं वो जी। एक जो कोरोना सेंटर हमारे महाराष्ट्र में उधर अहमदनगर में खुला था लास्ट ईयर से, तो अभी वहां पे विश्व स्वरूप की टीम पूरा काम कर रही है, नाइस टीम काम कर रही है। तो देखने आने के बाद में मैं सोचा था कि चलो खाली फुकट की बातें करके चलने वाला नहीं, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये डर बैठा है और इसीलिए लोग जाके हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं, मरता क्या ना करता। तो मैंने सोचा कि एग्जैक्टली। चलो इसके लिए पॉजिटिव चीजें करें। मैंने भी मेरे यहाँ पर मेरे खेत के ऊपर मेरे माँ के नाम से एक कोरोना सेंटर खोला है यहाँ के ऊपर पूरा का पूरा, और उस तरीके से उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं सारे, क्योंकि हमको इस तरीके से पॉजिटिव चीजें करते जाना पड़ेगा लोगों के लिए। जो लोगों के बिल्कुल दिमाग का डर है बिल्कुल ना, निकलना पड़ेगा। ये कोरोना कुछ बिल्कुल नहीं है, कोरोना इज नथिंग बट ए डर है, ये डर का बिल, बिजनेस है। बिल्कुल बस बिल्कुल यही निकालना है हमको, बाकी सही कुछ नहीं बात करना। है, सही बात है। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ डर निकालना नहीं है, उस डर को अपने अंदर पाल के उसको गुस्से में तब्दील करके सिस्टम से लड़ना है। डर बस को बस बिल्कुल, निकालना नहीं है मन से, पॉजिटिव हाँ होना है, और उस डर बिल्कुल को सही बात। पालना है, उसको एंगर या गुस्से में तब्दील करके सिस्टम से लड़ना है। ये करना है हम यस लोगों को, क्योंकि अगर यस डर निकाल देंगे और जीना सीख लेंगे कोविड में, तो फिर तो गया काम जो से। पिछला हुआ साल 1.5 साल में इन लोगों ने हमारे साथ में जो तमाशा किया, देश के साथ में तमाशा एग्जैक्टली किया, इतने बच्चों की स्कूल खराब कर दी, 2 साल की एजुकेशन लाइफ खराब करवा दी। तो ये तो एग्जैक्टली सरकार तो बोलेंगे कि चलो बहुत अच्छा हो गया, और ये नोट कमा लिए इन्होंने, रेमडेसिविर इंजेक्शन और ये दवाई बेच के
इन्होंने इतना, वो तो बोलेंगे चलो बहुत अच्छा हो गया, हमारा गेम सक्सेसफुल हो गया। बिल्कुल, इनको तो इसके जवाब देने पड़ेंगे और उसके बाद में इन लोगों के ऊपर तो कुछ ना कुछ मुकदमे चलाने पड़ेंगे आने वाले दिनों में। ये बात तो बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू प्रकाश जी। Yes. अच्छा लगा आपसे बात सुन करके और आपकी बातें सुन के। और आइंदा आगे भी अगर कुछ ऐसा हो जो आप शेयर करना चाहें, भले 15 मिनट के लिए हो, छोटा सा वाकया हो, कुछ भी हो, आप मुझे वीडियो भेज सकते हैं या आप मुझे बताइए, मैं एक सेशन और कर लूंगी अगर ऐसी कोई बात हुई। ठीक है, Sure. थैंक यू सो Sure. मच। Sure. ओके, Thank you. Thank you very much. थैंक यू, Okay. Good गुड night. नाइट, Good night, बाय, everyone. टेक केयर, Bye. Thank you. बाय। Right. Oh my God. So I request everybody, हाँ, पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, लेकिन अपने मन से डर निकालने के बजाय उसे पालो, उसको गुस्से में तब्दील करो। फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, डेस्परेशन, एंगर, एवरीथिंग पुट टुगेदर एंड कम आउट ऑन द रोड्स। 24 जुलाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम आज नहीं लड़े तो 2025 तक ये सब झेलना पड़ेगा। भले अपने 5 लोग लेकर निकलो, लेकिन निकलो, एक प्लकार्ड लेके शांति से एक प्रोटेस्ट करना है, कोई शोर नहीं मचाना है, कोई लड़ना नहीं है, कुछ नहीं है। प्लीज डू दैट। व्हाट? नो, वो चाहिए। अगर गुस्सा अंदर नहीं होगा तो जोश नहीं होगा। अगर तकलीफ नहीं होगी, हमें उस तकलीफ का एहसास नहीं होगा तो गुस्सा नहीं होगा, गुस्सा नहीं होगा तो जोश नहीं होगा, और वो जोश नहीं होगा तो हम सिस्टम से लड़ेंगे नहीं, कोई भी सिस्टम से लड़ेगा नहीं। And we cannot carry on like this. This is not done. We need to fight the system and the government. Okay, anyway, so it is now almost 2 hours. Thank you everyone for watching. I request, please download this video. It's going to take time processing, so I will not be able to download it very soon. Whenever I can, I will download, make clippings and share it on my Telegram channel. My Telegram channel is Guinea Aneja 11. I have already shared it here. Most of you know about it. Viewers इसलिए कम है क्योंकि इस चैनल के बारे में किसी को पता नहीं. But please take this link and share it on all of your social media. That would be a great help, not to me, but to you. Thank you. Good night. Bye-bye.